मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था। और काफी लोग ऐसे थे जिन लोगों से मैं लास्ट ईयर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जब कोचिंग स्टार्ट की थी DULLB के लिए, तो उसके टाइम मुझे वो मिले थे। तो उसमें से काफी लोग अभी DU में हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, और काफी लोग हैं जो मुझे या तो मुझे थ्रू एक मिनट। हाँ, तो काफी लोग हैं जो बाकी मुझे ऐसे ही आपसे कनेक्ट हुआ हूँ मैं थ्रू दे व्हाट्सएप, जो मुझे काफी लोग हैं ऐसे जानते हैं। तो लास्ट ईयर जब मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए लेने के लिए सोचा था, तो मैंने कुछ ऐसी खास प्रिपरेशन तो की नहीं थी। सच्ची बताऊं तो मैंने सिर्फ जस्ट अबाउट मैंने प्रिपरेशन थोड़े टाइम में ही कर ली थी। और मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था लॉ में। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस लेते रहेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस कैसे पढ़ना है और बाकी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फिजिकल एग्जाम और OB में, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहां से डिस्कस करता हुआ चलता हूँ, या बेटर रहेगा कि स्टडी कैसे करना है। एक चीज बता दो, या तो स्टडी कैसे करना है या सीधा एग्जाम पे आओ, ये बस क्लियर कर दो। सर स्टडी स्टडी कैसे करना है? स्टडी स्टडी के से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, मुझे इतना पता है कि सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। कोई बोलेगा कि आपको तुक्की प्रेफर करना चाहिए, और कोई बोलेगा कि आपको केसमेट के ही थ्रू जाना चाहिए, केसमेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक मैसेज मैंने सर्कुलेट किया था अपना, जिसमें मेरा वॉइस नोट था। तो मैंने उसमें सिर्फ एक केसमेट, नहीं नहीं, एक मिनट बता दो, मैं आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सब उस पे आऊंगा। मैं चैट्स पे एक बारी साइड में ओपन कर ही लेता हूँ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वो देखता हुआ चलूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि क्या होता है कि सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे 302 स्कोर था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में। और मैंने कुछ ऐसे बहुत ज्यादा वो होता है ना कि पूरे दिन रात लग के पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो जस्ट मैंने 15 डेज अगर मैं काउंट करूँ, वो 15 डेज अगर मैं काउंट करूँ क्लासेस के बाद, मतलब जब हमारे सेमेस्टर ब्रेक होता है उसके अंदर में भी एग्जाम से पहले, और ऐसे करके जो 15, हाँ, 302 आउट ऑफ 500 मेरा था। तो DU में थोड़ा सा ऐसे ही है, 300। LC1 में 350 स्टूडेंट के थे, थाउजेंड्स में से 50 स्टूडेंट के आसपास थे जिनके 300 प्लस थे। नहीं तो बाकी सारे लोग थे, या तो उनकी किसी ना किसी में बैक थी, या उन लोगों का 300 के नीचे स्कोर था। और ठीक है, तो लिमिट अब हो चुकी है मीटिंग की खत्म, अब और कोई पीपल ऐड नहीं हो पाएगा। एक बारी मैं मैसेज डाल देता हूँ कि अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मीटिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, टॉपर का स्कोर आई थिंक 347 होगा, या 340 के आसपास ही था स्कोर, ज्यादा 340 के आसपास था। फिर 320, 317 ऐसे ही था। मतलब ज्यादा लोगों का 300 प्लस आया ही नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में, और यहाँ पर यही होता है। तो ठीक है, अब मैं बेसिकली मैं सबसे पहले ये अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ने का, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। अलग अलग पर्सन का, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि DU के लिए आप प्रिपेयर कैसे करें, सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक्स के लिए सब लोग बोलते हैं कि हम कौन सी बुक ले, कैसे ले। देखो, बुक्स सबसे बेस्ट है अगर आपको, आपके पास टाइम है और आप उसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप बुक्स के लिए बुक्स ले रहे हो तो आप उसको टाइम भी दो। अगर आप सिर्फ आपने बुक्स ले ली और आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि देखो, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो उसमें आपको DU के अलावा बाकी केसेस भी मिलेंगे, वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा DU का फॉर्मेट है, वो केसमेट के अकॉर्डिंग और बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जो केसमेट में केस होते हैं वो बुक्स में नहीं होते। क्योंकि सेकेंड, जब मैंने थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने CPC की टकवानी ली थी, जो सबसे फेमस बुक है CPC के लिए। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, और OB में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है बुक लेने के बाद भी। तो अगर आपका OB ही है तो मैं खुद प्रेफर करूंगा कि तुम लोग दुक्कीज ले सकते हो। अब क्वेश्चन आता है दुक्कीज कौन सी लेनी है, तो तुम दुक्कीज ले सकते हो मेरे हिसाब से।
सिंगल की क्यों? क्योंकि सिंगल वाली में, क्योंकि जो सिंगल वाली दुख की है उसमें केस ना थोड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है, फैक्ट्स दिया हुआ है, इशू दिया हुआ है। और जो जेन वाली है उसमें पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। तो तुम्हारे लिए ये एडवांटेज है कि अगर तुम्हें सिर्फ ओबी के प्रोस्पेक्टिव से देखना है तो सिंगल वाली दुख की ले लो, और अगर ओबी का ही प्रोस्पेक्टिव है अभी, और मेरे हिसाब से तो 1 महीना रह गया, तो इस दुख की तुम ले सकते हो सिंगल की। पहला ऑप्शन ये मैं खुद अपना प्रेफर कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई और पर्सन जिसके मुझसे भी ज्यादा मार्क्स थे वो किसी और के लिए प्रेफर करे, तो मैं सिंगल वाली दुख की दे के लिए बोलूंगा। लेकिन मैंने दुख की सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में यूज की है ओबी के लिए, लेकिन मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई दुख की यूज नहीं करी थी, ना कोई बुक यूज करी थी। केस मैट और मैंने जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स बनाए थे वो वही मैंने यूज किए थे। ठीक है। तो अगर मेरा सजेशन ये रहेगा ओबी के लिए, पहला तो कि तुम लोग दुख की ले लो फर्स्ट, वो भी सिंगल की ले लो। सेकंड, पहले दुख की, सेकंड आपका सिंगल। थर्ड आपका ये है, अच्छा पर्सनल नोट्स कैसे करें? आईपीसी तुम्हें जतिन सर पढ़ा रहे हैं? जतिन सर कौन, जतिन सर से कोई पढ़ रहा है आईपीसी? मुरारी सर पढ़ा रहे हैं। सर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं हमें जतिन सर, अच्छा, सेक्शन वैसे एल। जतिन, हाँ हाँ, तो बेसिकली मैं बताऊं तो मेरे आईपीसी जतिन सर से पढ़ी थी। तो जतिन सर का है ना स्टाइल काफी अच्छा है, कि जब वो करवाते हैं ना सेक्शंस को डिवाइड, सेक्शंस को डिवाइड करवाते हैं ना कि एक सेक्शन को लिखना कैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में और एग्जाम में लिखने के वे से, जतिन सर सेक्शंस को बहुत अच्छे से लिखवाते हैं क्लास में। अगर जतिन सर की क्लास ले पाओ तो जतिन सर का एक बार देख लेना सेक्शन कैसे लिखवाते हैं। एक बार मैं दिखा दूंगा कि वो कैसे लिखाते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने पर्सनल पेपर शेयर करने वाला हूँ आज, कि जो मैंने ओबी में लिखा है। ठीक है। वैसे तो ओबी से ज्यादा बेटर मैंने अपने फिजिकल एग्जाम में लिखे थे। ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे। ठीक है, बेसिकली चलो आ जाते हैं पढ़ना कैसे है। मैंने ज्यादा कोई बुक प्रेफर नहीं किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने दुखी भी प्रेफर नहीं किया था। मैंने सबसे पहले किया था केस में, आप सबसे पहले अपना डायरेक्ट उठाओ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सबसे पहले आपने, आपका एग्जांपल लेते हैं हम 375 रेप। ठीक है। अब 375 में जो भी रेप की कंडीशंस है उसे तुम बहुत ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड ध्यान से उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है। उसे पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, डॉट टू डॉट कॉमा टू कॉमा कोई भी लर्न करने की जरूरत नहीं है उसे। तुम्हें सिर्फ उसमें याद करना है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। ठीक है। अब ये तुमने लिखा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपना केस मैट ओपन करना है। केस मैट पे अगर अभी इस टाइम पे एक एक केस अगर तुम पढ़ सकते हो तो तुम वो देखो, नहीं तो एक एग्जाम प्रेशर करके एक यूट्यूब पे चैनल है, जो केस ना जो हम लोग पढ़ते हैं वो केस उन्होंने इतना शॉर्ट में बना रखा है, और उन्होंने अपने नोट्स भी दे रखे हैं। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा तुम्हें एक तो नोट्स भी मिल जाएगा कि केस कैसे लिखना है, और दूसरी बात तुम्हें वो केस 1-2 मिनट में समझा देता है। एग्जाम प्रेशर चैनल है, लेकिन वो बहुत शॉर्टकट है, सिर्फ वो पास होने के लिए है। लेकिन अगर तुम्हें एक एक लाइन चाहिए, कंटेंशन चाहिए कि पेटिशनर ने क्या बोला था, रिस्पोंडेंट ने क्या बोला था, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन चाहिए तो केसमेट से तुम पढ़ो, क्योंकि जो तुम एग्जाम में कोट कर पाओ। तो पहला वे तो ये है कि आप, अगर बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो आप एग्जाम प्रेशर्स की, हाँ एग्जाम प्रेशर करके चैनल है, और मैंने उससे देखा था तो मुझे ठीक लगा। ज्यादा अच्छा चैनल इतना नहीं है, लेकिन वो ये है कि उससे काफी हेल्प मिलती है, काफी हेल्प मिलती है। इतना ज्यादा मतलब अच्छे से नहीं समझाता, लेकिन ये है कि अगर तुम उसको ध्यान से देख लोगे ना, उसको थोड़ा सा एक हल्का सा, एक बारी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें 100 केसेस पढ़ने हैं और तुम्हारे पास 3 दिन है, तो तुम 100 केसेस को नहीं पढ़ सकते मेरे हिसाब से। तो तुम्हें चाहिए शॉर्टकट। फिर तो शॉर्टकट के लिए फिर ये कोई चैनल देखो, उस पे जो तुम्हारा वो है, जो तुम्हारा एक एक वो है ना कि इसके अंदर, क्योंकि तुम्हें देखना होता है इशू क्या था, फैक्ट क्या थे। जैसे कि मान लो एक केस था, मैं तुमसे डिस्कस करूं, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये तुम्हारा केस के अंदर है रिलेटेड टू सेक्शन 375। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस पढ़ लिया तुम लोगों ने? हाँ है पढ़ ना? लिया, अब मथुरा की। हाँ, अब इसके अंदर क्या था, अब इस केस के अंदर मैं डिस्कस करूँ थोड़ा सा, तो जो जजमेंट आया, जो जजमेंट आया, उसका जजमेंट तुम्हें पता है कितना क्रिटिसाइज हुआ था वो जजमेंट। वो जजमेंट तुम उसको, जो क्रिटिसाइज वाला जो जजमेंट है ना, उसको तुम केसमेट से मार्क कर लो, कि जो तुम्हें लगता है कि उसको तुम बाद में एग्जाम के टाइम क्रिटिसाइज कर पाओ।
अगर जैसे कि मान लो क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि एक इंसिडेंट दे दिया, एक रूही लड़की है जिसके साथ अ, मुंबई थाने में ऐसा ऐसा हुआ, इंसिडेंट हुआ है, ये बात मीडिया में आई, तो इसके अकॉर्डिंग तुम क्रिटिसाइज करो। क्वेश्चन घुमा दिया, मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए दे दे, ये नहीं पूछ रहा कि फैक्ट्स नहीं पूछ रहा आपकी बारी, तो क्रिटिसाइज करना है तो तुम पहले वो क्या करो, सबसे पहले लिखोगे, डिफाइन करोगे रेप क्या होता है, सेक्शन डिफाइन नहीं करोगे, बेसिक डिफाइन करोगे कि रेप क्या होता है, एकदम नॉर्मल जनरल डेफिनेशन। फिर तुम डिफाइन करोगे 375 रेप। अब 375 रेट डिफाइन करने के बाद तुम केस डाल सकते हो। अभी सर मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपनी आंसर शीट दिखाऊंगा उसमें और भी चीजें मैंने ऐड की हुई है वो भी मैं बताऊंगा। तो तुम केस डाल के और तुम लेटेस्ट केस भी ले सकते हो। अब तुम्हारे पास ये एडवांटेज है क्योंकि तुम्हें देख के लिखना है, तो तुम ऑलरेडी पहले से अपना तैयारी करके रख सकते हो, तो तुम एक वो भी बना लोगे ना कि लेटेस्ट कोई केस, फिर तुम क्रिटिसाइज करो। तो टीचर को लगेगा कि इसने केस मैट भी पढ़ा है, रिसर्च भी किया है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये वे होना चाहिए। तो सबसे पहले ना तुम लोग सबसे ज्यादा ज्यादा फोकस करो अपना बेरेक्ट पे, मेरे अकॉर्डिंग, कि बेरेक्ट को इतना फोकस रखो, क्योंकि बेरेक्ट से मेरा भी क्या हुआ है थर्ड सेमेस्टर में, बेरेक्ट का एक सेक्शन से पूरा क्वेश्चन बन के आया है, पूरा एक सेक्शन से, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था किसी को भी, लेकिन सिर्फ एक सेक्शन से पूरा 25 मार्क का क्वेश्चन बन के आया है। तो तुम सोच सकते हो कि पेपर जैसे तुम सोच रहे हो वैसे ना आए। तो तुम्हें सेक्शन ना बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, जितना हो जाए उसको डीपली समझ लो। अगर सेक्शन समझ आ गया ना, तो केस तो कोई स्टोरी है। केस मेट यार एक चीज बताओ, केस मेट मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी है। और ड्यू के जो टीचर्स है वो आज से 50 साल से वो एक चीजें देखे जा रहे हैं, उनको पता है हर एक केस उन्हें रटा हुआ है। तो वही तुम 2 पेज का केस लिख के आओ, 3 पेज का केस लिख के आओ, उनके लिए इररेलीवेंट है। उन्हें बस ये देखना है कि बच्चे ने छोटा छोटा केस लिखा हो, उन्हें समझ आ रहा हो क्या क्या डाला इंग्रेडिएंट। तो केस इंपॉर्टेंट होके भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें केस की समरी पता होनी चाहिए कि इस केस में एक्जैक्टली क्या हुआ था, कि अगर क्वेश्चन मैच हो रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर, तो तुम सीधा कोट कर पाओ कि ये केस है। ठीक है, ये वाली चीज। तो तुम्हें अगर शॉर्ट में मेरे हिसाब से अगर पढ़ना है तो तुम लोग दुक्की ले सकते हो। दुक्की से तुम ऐसे रटने वाला टाइम है भी नहीं। मेरे जैसे स्टूडेंट ने तो बहुत सारी चीजें लर्न करी थी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखनी थी एग्जाम में, तो मैंने कहीं कहीं चीजें लर्न की थी। तो तुम्हारे पास एडवांटेज है, अभी तुम्हें लिखना नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें सिंपल सिंपल चीजें इतना प्रेशर देके नहीं लेनी है। सिंपल सिंपल सबसे पहले बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट के बाद तुम केसमेट देखो। अब केसमेट से जब तुम बेरेक्ट पढ़ के केसमेट पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे माइंड में ना सेक्शन ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाता है कि वो वाला सेक्शन यूज कैसे हुआ। और कभी कभी होता है कि एक केस में 3-4 सेक्शन लग रहे होते हैं, एक केस में 3-4 सेक्शन लग रहे होते हैं, 4-5 भी ज्यादा हो रहे होते हैं। तो तुम लोग उसके अंदर कॉमन इंटेंशन वाला सेक्शन हो गया तुम्हारा, अलग अलग सेक्शंस को रिलेटेड कर सकते हो। उसको तुम अलग अलग सेक्शंस को लिख भी सकते हो उस टाइम पे, कि ये वाले सेक्शन में कैसे हो रहा है, ये वाले सेक्शन को कैसे कोट करना है। तो तुम्हारा सेक्शन को भी डिफाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मत लिखना, कुछ भी अपने स्टाइल में लिखना। ठीक है। और केस सबसे पहले बेरक, फिर तुम पढ़ोगे अपना केसमेट से, अगर केसमेट से पढ़ पा रहे हो तो केसमेट से, नहीं तो तुम पढ़ोगे यूट्यूब से पढ़ लेना या दुक्की से पढ़ लेना, इनफ है। और थ्योरी देख लेना। तुम्हारे माइंड में बस सेट होना चाहिए एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब तुम एक बारी मुझे बताओ क्या पूछ रहे हो, फिर मैं अपना एक एग्जाम पेपर मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया है, और तुम लोग कैसे अटेम्प्ट करना, एग्जैक्टली तुम लोग कैसे अटेम्प्ट करना। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी। लाइक हम केसेस को साइट करेंगे तो हम्म, केसमेट में एक केस में काफी सारे और भी एडिशनल केसेस दिए होते हैं, तो हम्म। हमें वो केसेस भी साइट करने हैं देखो एग्जाम में। मैं बताता हूँ ना, मैंने आज तक मेन केस के अलावा कोई और केस डाला ही नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं केस लिखता हूँ तो अपना मेन केस पे इतना फोकस रखता था। कोई सब केस मैं लिखता नहीं था, लेकिन तुम्हें लिखना चाहिए। ये मेरा खुद का माइनस पॉइंट है, जो मैं गलती करता हूँ वो तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम्हें क्या करना है, मेन जो सब केस है उसको पूरा नहीं लिखना, फैक्ट्स एंड फिगर उसको पैराग्राफ में 5-6 लाइन का लिख दो। क्या करो, 5-6 लाइन का, ऐसे 4-5, एक मेन केस हो गया। ठीक है। अब मेन केस के अंदर क्या करो तुम, उसके बाद ना मेन केस को तुम अच्छे से लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे, इश्यू लिखोगे, पेटिशनर का कंटेंशन लिखोगे, रिस्पोंडेंट का कंटेंशन लिखोगे। ठीक है। फिर अगर ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है ना उस केस में, तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट लिखोगे, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट लिखोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखोगे। ठीक है। फिर तुम सब केस को तुम छोटा सा पैराग्राफ में लिखोगे।
3 डालो, 4 डालो, और मेरे हिसाब से तो लेटेस्ट डालो। जो हमारे केस है ये 50-50 साल पुराने, इसकी जगह तुम फिर डालो नए केसेस। ठीक है, ऐसे अभी करो। जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट्स आ रही हैं, लाइक अभी मेंटल क्रुएलिटी पे आया था, तो लाइक कोई मेंटल क्रुएलिटी का क्वेश्चन आता है तो हम वो लेटेस्ट केस साइट कर सकते हैं हाँ, उसमें। मैं इसके लिए मैं श्योर के होके क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद जतिन सर से बात हुई थी जब मेरा एग्जाम था ओपी का। तो मैंने सर से पूछा था कि सर अगर मैं लेटेस्ट जजमेंट लिखता हूँ, तो उन्होंने बोला था बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उससे कि तुम एक, लेकिन तुम केसमेट का केस लिखोगे लिखोगे, उसको डिनाई मत करना, क्योंकि टीचर के माइंड में हो सकता है कि उसने वो केस ना पढ़ा हो और तुम वो लिख तो उसको लगे तुमने कुछ भी उठा के लिख दिया। तो तुम पहले वाला केस लिखना, फिर तुम लेटेस्ट वाला लिख देना। ठीक है, ओके। तो तुम्हारा क्या होगा, तुम और फिर आगे चलना। ठीक है। अच्छा। सेकंड थिंग मेरे को एक और पूछनी है, लाइक हम केस को साइट कर रहे हैं तो उसमें हमें ऐसे लिखना है, लाइक फैक्ट्स हमने लिख दिया, फिर इशू, फिर कंटेंशन ऑफ द पार्टीज, और फिर हम जजमेंट लिख रहे हैं, या फिर सीधा इशू लिख के हम जजमेंट लिख दे रहे हैं? नहीं, मैं इस चीज को नहीं, इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्या होता है कि क्या होता है कि इसमें ना तुम्हारे को ओबी में तुम्हारे लिए फायदा नहीं है। फिजिकल में तो फिर भी काफी लोग लिखते थे, क्योंकि तुम्हारे को ओबी में 25 मार्क का क्वेश्चन है, और तुम अपने खुद ही काफी जो पॉइंट लिख सकते हो, और फिर तुम वो लिखोगे नहीं, तो तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ बचेगा नहीं केस में, क्योंकि तुम्हें लेंथ भी देखना है और इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखनी है। क्योंकि 25 का आंसर बनाने में जब तुम बैठोगे ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये वाली, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है इसमें कि कितने पेजेस लिखने हैं। मैंने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था, उपेंद्र सर और जतिन सर थे। उपेंद्र सर ने बोला मुझे कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर चेक किए जिन्होंने 20-20 शीट लिखी है, फिर भी मैंने उन्हें मार्क्स नहीं दिया। और मैंने ऐसे एग्जाम चेक किए हैं जिन्होंने 8 शीट 5 शीट लिखी है, लेकिन उनको मैंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए। तो तुम अगर बहुत अच्छा लिख पा रहे हो, बहुत अच्छा लिख पा रहे हो, तो तुम 8 शीट, 25 मार्क के क्वेश्चन में 8 शीट 10 शीट बहुत इनफ है। 10 लेके चलो, 10-11 लेके चलो, ताकि और सारे आंसर फिर 10-12 ही लिखो। ट्राई करना सारे आंसर 10-12 के ही लिखो। ये नहीं एक तुम लिख रहे हो 2 शीट का, एक लिख रहे हो तुम 20 शीट का, एक लिख रहे हो तुम 10 शीट का, तो फिर वो बैलेंस्ड भी नहीं हो पाएगा। ठीक। तो तुम 10 शीट्स को हम वन साइड से कंसिडर कर रहे हैं ना? हाँ, लाइक वन साइड। वन ओके साइड ओके। वन साइड से कंसीडर करें, क्योंकि स्कैन जब करोगे ना, तो तुम्हें शीट नंबर लिखना पड़ेगा। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, अलग अलग शीट पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो ओबी और फिजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओबी में तुम्हें चीजें चाहिए ज्यादा लिखने के लिए। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुक्की तुम्हारे पास होगी ना, तो तुम्हारे पास चीजें ना ऑलरेडी होगी। तुम्हारे पास ना एज नॉर्मल जगह डेफिनेशन भी होगी, तुम्हारे को पास उसमें सेक्शन भी होगा, लेकिन सेक्शन तुम दुक्की से ना देख के बेरेक्ट का देखना। बेरेक्ट में एक एक चीज मेरे को और पूछनी है, हम्म, लाइक वहां पे जब हमारा एग्जाम आता है तो वहां पे फैक्ट्स को थोड़ा चेंज करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल केस होता है उससे थोड़ा अलग होता है फैक्ट्स, देखो, राइट? मैंने बताऊं ना, मेरा ओबी वाले में क्या हुआ था कि ना कुछ केसेस होते हैं बहुत ज्यादा सिमिलर थे, बहुत ज्यादा सिमिलर थे, क्योंकि एक सेक्शन पे 3-4 केसेस होते हैं हमारे, तो तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेकिन एग्जैक्टली ना तुम्हें जो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कौन सा केस लग रहा है। हो सकता है एक केस में 2 केस भी लग रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओबी में ना हमारे एक केस में 2 केस लग गए थे, एग्जैक्टली लग गए थे। फिर मैंने उसको क्रिटिसाइज किया लास्ट में कि एग्जैक्टली ये वाला केस मैच हो रहा है। तो हो सकता है कि इसमें कोई 2 केस भी लग सकते हैं, 3 केस भी लग सकते हैं, एग्जैक्टली सेम फैक्टर एंड फिगर। तो तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम ना, चाहे तुम उसको रटना मत, लेकिन तुम उस केस को ऐसे समझना। जैसे मैं एक चीज बताऊं, जैसे कि तुम्हारा एक केस ले लेते हैं, कोई केस का नेम बताओ, एम एफ जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ, इसके अंदर क्या था, मेंसरिया का केस है ना ये। हाँ, मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हाँ, अब इसके अंदर मान लो कोई तुम्हारा कोई केस आ गया, जैसे कि एक ड्राइवर, एक पर्सन है जो, जिसने यही वाला ना फ्लाइट के अंदर आता है वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक पर्सन है जो कि बाय कार से आया है, कार से आया, जहाँ पर इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस था गोल्ड का, ऐसे ऐसे करके कुछ केस दे दिया। तो तुम्हारे माइंड में एम एस जॉर्ज वाला केस है, तो तुम एग्जैक्टली उसको लिखो। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहे, बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहे, तो एम एस जॉर्ज ना होके कोई मे भी दूसरा केस लगे हो। लेकिन हमारे मेंसरिया का एक ही केस है, एम एस जॉर्ज का। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम इजी आता है, थोड़ा बहुत इतना इजी नहीं आता, लेकिन इजी आता है। दूसरी बात कि फर्स्ट सेमेस्टर में सब बोलते हैं लीनियंट चेकिंग होती है। अब मुझे नहीं पता, देखो मेरे तो ठीक आ गए, बाकी लोगों की बैक भी आई है। तो मैं इसको लीनियंट चेकिंग तो नहीं बोलूंगा कि आप 60% अगर फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर नहीं कर पा रहे। और मैंने
मैंने मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे जब एडवाइस किया था तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस में बैक कंफर्म समझ लो। तो मैंने उनको एक चीज तो मेरे माइंड में एक डर ना जो पैदा कर देते हैं, ड्यू में आके हाइप बनाई जाती है जूरिस्प्रूडेंस की। तो जूरिस्प्रूडेंस सबसे इजी और सबसे ज्यादा लिंक करने वाला एग्जाम है कि आप ना उसको लिंक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको बस उसको समझना है और इन अपने आसपास के लॉ से अपने एग्जांपल देके आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो जितना आप ब्रॉडली सोचोगे ना जूरिस्प्रूडेंस, उतना ही आप आगे जाओगे। जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा समझने वाला है, और क्योंकि उसको कोई सेक्शन नहीं है, आपको पता ही नहीं लगता लिखना क्या है, सेक्शन नहीं है। और क्योंकि ओबी का एग्जाम मैंने नहीं देखा, और जूरिस्प्रूडेंस को मैंने ऐसे कुछ ज्यादा डीपली पढ़ा भी नहीं था, बस मैंने उसको पास होने के लिए एक बार देख लिया था। तो मेरे स्कोर मुझे याद नहीं, 60 के आसपास होगा, 63 64 के आसपास मेरा जूरिस्प्रूडेंस में स्कोर था। तो ये वाली चीजें थी। एक ठीक बार है, क्रिटिसाइज बता दो, लास्ट में क्रिटिसाइज कैसे करना होता है। नहीं नहीं, मैं अपनी आंसर शीट बता रहा हूँ, मैं उसमें दिखाऊंगा तो तुम एक बारी। हाँ, और ओके। लॉ फैमिली ऑफ के। टॉर्च, हाँ मैं आस्क, हाँ 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 जी, हाँ जी। लॉ ऑफ टॉर्च में मेडिकल नेग्लिजेंस की जो केसेस हैं वो बहुत मतलब 20-25 पेजेस के हैं, और जजमेंट्स भी वहाँ पे बहुत सारे जजेस का है। तो हमें कौन से जजमेंट्स को लिखना है, लाइक सारे जजमेंट्स को लिखना होता है आंसर्स में? हाँ, एक मिनट, जो लॉ ऑफ टॉर्ट जो मैं तुम्हारा मेडिकल नेग्लिजेंस है मेडिकल एक। नेग्लिजेंस के जो हाँ, इसमें केसेस हैं, एक हाँ। केस है, जो पूरे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन वाला केस है कुछ, उसमें हाँ, लास्ट वो एक। आईएमए वाला, Yes. वो हाँ स्टेट। हाँ, तो वो वाला केस ना, उसको ना फैक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ना, वो इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि जो तुम्हारा आएगा ना, ये पार्ट में आएगा शायद, तो तुम्हारा ये उसमें ए बोलम बी। टेस्ट का भी बात किया गया है, हाँ। हाँ, ए बी पार्ट करके आएगा। तो जो ऐसी केसेस है ना जो तुम्हें लगते हैं कि 25 पेजेस का है, केस में 25 पेजेस का है, या दुक्की में हाँ, 25 इससे भी ज्यादा नहीं, केस मैट पेज। दुक्की में बस, है ही नहीं, केस मैट ही है। हाँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, केसमेट से पढ़ना है तो तुम बहुत ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन कोट करके देखो। और अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो दुक्की से तुम एक बार ही देख लो, अगर दुक्की नहीं है तो किसी से केस मंगा लो, सिंपल बात है, किसी फ्रेंड को बोलो, फोटो क्लिक करके भेज दे, और वो तुम्हें मिल जाएगा इजी। तो तुम लोग क्या करो, जैसे कि तुमने मुझसे पूछा कि इतने 25 पेजेस, तो तुम उसमें फैक्ट्स देख लो, एग्जैक्टली फैक्ट्स क्या है। एक फैक्ट्स अगर उसके 10 पेज के, तो तुम 10 पेज का फैक्ट्स नहीं लिख सकते, तुम्हें लिखना उसको 10 लाइन मैक्सिमम, 10 से 15 लाइन, उससे ज्यादा लिखोगे तो तुम्हारे लिए हार्म है, और तुम्हारे लिए कोई स्कोरिंग कुछ है नहीं। तुम 10 भी लिखोगे तो इनफ, 10 का फैक्ट लिखोगे, इशू अगर तुम 4 पर लिखोगे, तो तुम्हें ये तुम्हारे माइंड से चलना है कि तुम्हें 25 पेज को 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज में कैसे करना है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी लाइन तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे केस याद नहीं है ना पूरे पूरे, ये बात है। जजमेंट्स लाइक सारे जजेस के लिखने होते हैं जितना हो नहीं सके? नहीं 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 नहीं, जो तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके तुम्हें लगता है रेलिवेंट पॉइंट है। मान लो 4 जजेस ने बोला है, तो तुम 4 जजेस के क्या करो, 2 2 लाइन लिख दो उनकी, नेम लिख के। ओके ओके ऐसे ओके। कर सकते हो, हम्म। ऐसे कर सकते हो, सब नहीं लिख सकते ना। अगर तुम सब लिख दोगे तो भी टीचर को ऐसा लगेगा सिर्फ इसने, तुम्हें लगना चाहिए कि तुमने अपना कितना माइंड लगाया, ये हेलो बात। हाँ जी भाई। अमन भाई, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। सो हम्म मेरा क्वेश्चन जो है, जो ब्रॉडर स्टूडेंट है, जो ज़्यादा जंक ऑफ स्टूडेंट है, वो उनको अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है। लाइक हम्म हमारा 1 से 1.5 महीना ही बीता है, हम्म एंड जस्ट समझने में ही केस मैट एंड बेयर एक्ट इन सब में बहुत लंबा टाइम निकल गया। सो हम्म फाउंडेशन बना ना, आफ्टर 1 मंथ एग्जाम इज देयर। हम्म तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 महीने के अंदर प्रिपरेशन कैसे करें कि पास हो जाए, एटलीस्ट बैक ना आए। सो वो क्या, कितना इंपॉर्टेंस, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है कि वो क्रक्स में हम पास हो जाए। देन फिर वो फाउंडेशन केस मैट का और फिर बेरेक्ट का हम बाद में उसको डिटेल में जा सकते हैं। देखो, सो पास होने का ही है अभी। हाँ ठीक है, देखो जैसे मान लो आपके कितने यूनिट्स है, जैसे 12 यूनिट्स, ठीक है। 11 हाँ नहीं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 12 यूनिट्स है, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनने हैं तुम्हारे, ठीक है। हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन बन नहीं सकता, ये कंफर्म बात है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, जिस यूनिट में नहीं नहीं, ओबी में थोड़ा ऐसा सीन है इस बारी। तो तुम देखो, पहले तो स्टार्टिंग के अंदर तुम्हें जो 10 मार्क्स वाले यूनिट्स है ना, कोई मार्किंग स्कीम वैसे एक जो सर्कुलेट होती थी, उसके अकॉर्डिंग एक बारी तुम ना 10 वाले छोड़ सकते हो अभी, 20 वाले तुम ज्यादा डीपली पढ़ो, जो 10 वाले ये है ना। मार्किंग स्कीम कहाँ से मिलेगा हमें? ऐसा कुछ टीचर्स ने बताया नहीं, और उनसे पूछो तो वो लोग यही बोलते हैं, लेट अस फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस करके, तो वो लोग हाँ, वैसे बताते ही नहीं क्लास में वैसे तो। मार्किंग स्कीम ना एक बारी ना, वो हमेशा से ही जो हमें लास्ट ईयर भी सर्कुलेट हो रही थी, पहले भी सर्कुलेट हो रही थी, एक ही मार्किंग स्कीम सर्कुलेट होती है। तो ओबी की कोई मार्किंग स्कीम वैसे अब बनी नहीं है, जो पहले फिजिकल की थी ना, वो तो फिर भी आइडिया लग जाता था
तो मार्किंग स्कीम से एक बार चेक कर लेना, जो 20 वाला हो ना उसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि 20 वाले में से ही तुम्हारा 25 का क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि और ये वाली चीजें होती है, और जिसमें ज्यादा केसेस हो वो वाली चीजें पहले देख के चलना, ठीक है। क्योंकि ओबी में थोड़ा है ना कि मार्किंग स्कीम नहीं है कोई, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ ओबी में इस बार क्या किया है इन्होंने, हमारा एक ऐसे ऐसे यूनिट्स में से इन्होंने 25 का वो दिया है क्वेश्चन, जिसमें एक ही केस था जिसको सबको लगा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको लग रहा था इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से 25 का दे दिया। तो मैं मार्किंग स्कीम के लिए अगर बोलूँ ना कि जिसमें ज्यादा केसेस है वो वाला कर लो, तो ये वाली चीज ना इस टाइम पे फिट नहीं हो रही। पहले तो हो जाती थी, क्योंकि पहले आता था आपका थ्योरी भी कि डिफाइन कर दो ये, अब डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं आएगा, सीधा फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए चैलेंज ये है, या तो तुम सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, देखो सिलेबस कंप्लीट तुम कर लोगे, मैं एग्जैक्टली बताऊं तुम लोग कर लोगे। स्पीडली पढ़ सकते हो तो स्पीडली थोड़ा कर दो। कि तुम क्या करो, सिंपली चीजें समझो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली केस उठाओ, यूट्यूब पे वीडियो देख लो उस केस की, कितना समझ आया, डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या है, सेक्शन क्या बोलता है ये समझ लो, फिर एक क्वेश्चन ओपन करके देखो कि तुम उसमें लिख कितना पा रहे हो, ठीक है। मैं आ रहा हूँ उस पर, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीजें मैंने देखी है कि कितना ये वाला मैं ना इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक जिसमें ज्यादा केसेस है वो आएगा नहीं आएगा, तो ओबी के बाद मैं ये वाला सजेशन नहीं दूंगा कि जिसमें एक एक भी एक केस है वो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा इस टाइम पे, नहीं हो पाएगा ओबी में, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बनाने वालों को भी पता है कि बच्चे कैसे एग्जाम छोड़ सकते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम अभी मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट ओबी की कोई जो मार्किंग स्कीम थी ना, वो ऐसी कोई सर्कुलेट नहीं हुई थी, सबने अपने एस्टिमेट से किया था कि 20 मार्क का है, तो तुम्हें अपना एस्टिमेट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। भैया मैं ये कह था कि जैसे मैं कोई केस, दो केस डाल रहा हूँ मैं अपने क्वेश्चन में, आंसर हाँ में, हाँ, तो मैं के दोनों केसेस के कंटेंशन और इशू और फैक्ट्स मेंशन करने होंगे। देखो वैसे तुम अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और तुम अगर दो से ज्यादा डालने जाते हो तो एक केस के ऊपर फोकस हो जाओ, उसको अच्छे से डिफाइन करो, दूसरे बाकी केसेस को तुम पैराग्राफ में फॉर्म में कर सकते हो, ये मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म जैसे कि अगर कोई केस के फैक्ट्स दिए हैं हमें हम्म क्वेश्चन में, और 20 मार्क का या 25 मार्क का क्वेश्चन है वो, हम्म तो हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे? मतलब उसके जैसे प्राइवेट डिफेंस पे फैक्ट्स दिए हैं, तो हम प्राइवेट डिफेंस से स्टार्ट करेंगे मैं कि आ, मैं मैं उसी पे आ मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा मैं तुम लोग ना या तो नोट कर लो या चीजें बहुत ध्यान से सुन लो, बाकी लोग एक बारी अपना माइक ऑफ कर लो, मैं चीजें जो कह रहा हूँ एक बारी तुम प्लीज नोट कर लो। जो मुझे लगी कि तुम लोग अगर पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो तुम ऐसे आंसर से करना जो तुम्हें लगता है सबसे अच्छे से आता है, मतलब जो तुम्हें सबसे बेस्ट आता है, चाहे वो फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 1, तो तुम लोग वो वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है। दूसरा बात है कि कट मत करना, कुछ भी बीच बीच में कटिंग करना नहीं, इंप्रेशन खराब होगा। तीसरी बात ओबी में ना, जैसे हमें टोटल मिलते हैं 4 घंटे, 3 घंटे लिखने के लिए, 1 घंटा मिलता है एक्स्ट्रा अपलोड करने के लिए, 4 घंटे मिलते हैं हम लोगों को। तो लेकिन तुम लोग क्या करना, छोटे छोटे एक अलार्म सेट करके रखना अपने लिए, कि जैसे कि 40, जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ है 10 बजे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो तुम लोग उस पे करके रखना कि जैसे कि 10 बजे स्टार्ट हुआ है तो 10:40 का अलार्म लगा के रखना, कि तुम्हारा देखना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं। 30 मिनट का लगाना, 40 मिनट का लगाना, क्योंकि तुम्हें 4 क्वेश्चन करने हैं। इतना देख लेना कि एक क्वेश्चन में तुमने 2 घंटे लगा दिए लिखते लिखते कॉपी करते करते, और बाकी वाले में तुमने नहीं कर पाए, तो ये चीज तो करना मत, ठीक है। दूसरी बात, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, मैंने अपना वे चेक किया कि मैं कुछ गलत तो नहीं करता, तो मैंने एग्जैक्टली लो डाइजेस्ट वाला चैनल को भी देखा, लोगिरी को भी देखा, तो एग्जैक्टली जो चीज मैं करता आ रहा हूँ वो चीज उन्होंने मुझे बताई कि इंट्रोडक्शन, अगर जैसे प्राइवेट डिफेंस है तो प्राइवेट डिफेंस के तो छोटा छोटा उसको डिफाइन करो, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करो, सेक्शन डिफाइन नहीं करना था, डेफिनेशन एग्जाम्पल दो, अपने प्राइवेट डिफेंस के एग्जाम्पल दो, फिर वो एक से आधा पेज लिख सकते हो, तो या तुम एक पेज लिख सकते हो, ठीक है। फिर तुम सेक्शन को डिफाइन करोगे, ऐसे करते हुए चलोगे, फिर 2 से 3 तुम केस लो डिफाइन करते हुए चलोगे, ये मैंने देखा लोगिरी पे, जो चीज मैं तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें जो बता रहा हूँ, और लो डाइजेस्ट पे भी यही चीज थी। तो अब एग्जैक्टली मैं एक अपना क्वेश्चन पेपर ले लेता हूँ, आंसर शीट, कि मैंने कैसे किया था। हाँ, मैं एक बार शेयर स्क्रीन करता हूँ, इंटायर स्क्रीन हो, मैं स्क्रीन शेयर हो गई।
ना अभी नहीं, नो अभी अभी सर। नहीं दिख रही है। अब आ रही है? नो सर। अब आ ना गई? भाई अभी नहीं आई, अभी नहीं आ रही। अब आ गई। अब आ रही है। अच्छा आ गई। हाँ देखो देखो, मैंने ना एक अपना आंसर लिखा था, तो तुम लोग क्या करोगे यार, देखो जैसे मेरा क्वेश्चन अब दिख रहा है ये। यस सर। हाँ तो क्या है, जैसे मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड ट्रायल बाय मीडिया। अब मैंने इसमें ना अभी तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट पे नहीं है, मैं था इंट्रोडक्शन पे। देखो ये इंट्रोडक्शन पे मैंने बनाया छोटा छोटा, देखो मैंने एग्जाम्पल एक पॉइंट लिखा बुलेट्स की तरह, फिर मैंने उसको गैप छोड़ा ऐसे बुलेट्स में। अब देखो मैंने क्लाउड बना के थोड़ा सा रिप्रेजेंट अच्छा देने के लिए, क्लाउड्स वाला देख रहे हो, मीडिया ट्रायल होना कैसे चाहिए, मैंने उसको समझाने के लिए कि टीचर को एग्जैक्टली पता लगे कि बाइज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फैक्ट होना चाहिए, कि ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए प्रॉपर। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया ट्रायल मैंने लिखा आंसर को बड़ा करने के लिए, और मैंने उसको लाइन दिए, ये दिख रहा है ना तुम्हें? हेलो? यस सर। हाँ यस सर, दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने एग्जैक्टली मैं ऐसे ऐसे, ये मेरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा था ऊपर। अब इसके बाद मैंने इसकी, क्योंकि मीडिया लॉ में कोई सेक्शन वगैरह तो ऐसे एग्जैक्टली था ही नहीं, पूरा आर्टिकल 19 भी चल रहा था, तो मैंने एग्जैक्टली उसको डिफाइन करने के लिए इफेक्ट्स ऑफ मीडिया क्या हो सकते हैं, सोशल चेंज हो सकता है, तो जितना मैं, अब देखो मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स टेक एग्जांपल समझाने के लिए टीचर को कि भाई मुझे अपना माइंड यूज करने दे, मैंने बुक की लैंग्वेज ली, उसके बाद मैंने अपना लिया सारा का सारा एग्जाम्पल लिया खुद का, टीचर को एग्जैक्टली पता लगना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने और डिफाइन किया, ऊपर वाले का ही मैंने एग्जांपल डिफाइन किया, राइट ऑफ ये। फिर मैंने एक देखो केस डाला है, जो इसके अंदर मैंने इस मेरे केस में भी थोड़ा सा फैक्ट्स ज्यादा इसलिए मैंने बड़ा किया क्योंकि ओबी था। देखो फैक्ट्स मैंने लिखा है, थोड़ा सा बड़ा लिखा है फैक्ट्स इसमें, फिर इशू डाले हैं 3-4, ऑब्जर्वेशन है डिसीजन इसमें, और फिर मैंने किया है इसके अंदर कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। मैं ना कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन पे बहुत रहता हूँ। कंक्लूजन के बाद मैंने अपना एक एग्जांपल दिया, मैंने इसमें दिया बॉयज लॉकर रूम वाला एग्जांपल कि फेयर ट्रायल नहीं होता। तो अब एग्जैक्टली एक चीज बताओ, टीचर के नॉलेज में ये चीज है? अच्छा देखो, हेलो समझ आया, वो देखा तुम लोगों ने? यस सर। हाँ तो देखो, अब देखो मीडिया ट्रायल की बात थी, तो उसमें सबसे, ये मेरे थर्ड सेमेस्टर की है, अभी मेरे पास यार वही होगी ना, क्योंकि वो जो फिजिकल वाली तो हम लोग सबमिट करते थे। तो बेसिकली यही है कि तुम्हें एक चीज मैं बताऊं, टीचर के पास, टीचर को लगेगा कि ये अवेयर है अबाउट दी रिसेंट जो चल रहा है हमारे। तो मैंने बॉयज लॉकर रूम का लिखा, क्योंकि बॉयज लॉकर रूम का मीडिया ट्रायल के लिए तुम्हें पता है उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो मुझे इफेक्ट ऑफ मीडिया ट्रायल लिखना था, तो मैंने बॉयज लॉकर रूम को डिफाइन किया, हाईलाइटर से मार्क किया, पेंसिल से किया। तो टीचर को लगेगा कि इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो तुम्हारा को तुम्हारा एग्जाम ऐसा होना चाहिए वो कॉपी पेस्ट 1% भी ना लगे, तो तुम माइंड लगे। मेरा ये सजेशन रहता है। ये तो मतलब थियोरिटिकल बेस्ड वाला क्वेश्चन था पूरा पूरा। मैं एक सेक्शन वाला अपना आंसर ढूंढता हूँ तब तक। तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा तुम मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा है या नहीं है। हाँ ठीक है, मैं एक और ट्राई करता हूँ तुम्हें बताने का। इसमें जिसमें सेक्शंस है उसमें सेक्शन कुछ भी नहीं था, मैं सेक्शन ट्राई करने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैंने सेक्शन कोड किए हुए। स्क्रीन आ गई? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा देखो, अनपेड सेलर एक कंपनीज में होता है अनपेड सेलर। ठीक है, जैसे तुम्हारे को मैं तुम्हारे से टच करूं, जैसे तुम्हारा आगे कोई ऑफर से रिलेटेड, तो तुम ऑफर डिफाइन करो पहले, एज जनरल ऑफर की ऑफर, बिल्कुल डेफिनेशन जो होती है ना बुक वाली, डायरेक्ट वाली डेफिनेशन नहीं, वो डेफिनेशन। अब उसको लाइन करो जो तुम्हें लगता है कि क्या उस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा मार्क किया, ये मेरी डेफिनेशन है, जैसे तुम ऑफर की डेफिनेशन डिफाइन करो उसमें कि ऑफर क्या होता है, तुम लोग ये डिफाइन करो थोड़ा थोड़ा। उसके बाद सेक्शन दिखाओ, जैसे मैंने अनपेड सेलर है, ये दिख रहा है, अब अनपेड सेलर का मैंने एरो डाल के सेक्शन दिखाया, सेक्शन 45। ठीक है, राइट ऑफ अनपेड सेलर 46 पे है, तो मैंने दो सेक्शन को यहाँ लिंक कर दिया। अब इसको मैं नीचे डिफाइन कर दूंगा, इससे क्या होगा तुम्हारा अल्टीमेटली, तुम्हारे को नीचे तुम्हें पता लगता रहेगा कि तुम आगे कंटिन्यूशन में लिखना है क्या। अगर तुम यहाँ पर ही छोड़ दोगे ना कोई पॉइंट, तो तुम आगे रिलेट कैसे करो, क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन किया, यहाँ डिफाइन किया। अब सेक्शन 45 को देखो, मैंने लिखा, फिर अब एग्जाम्पल दिया, अपना एक एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया। देखो
मैंने खुद का एग्जांपल बनाया, ये कोई कॉपी नहीं किया। एग्जांपल, एक बायर है, सेलर है, एक एरो ऐसे डाला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेमेंट दिखाया इसमें, फिर सेलर का दिखाया, तो ये चीजें। अब राइट ऑफ अनपेड सेलर की, उसके कुछ राइट्स भी तो होंगे, मैंने उसके राइट्स भी दिखाए, उसको टैबुलर फॉर्म में किया। प्रेजेंटेशन लगना चाहिए, अब सारा प्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग। फिर मैं 46 सेक्शन पे आया। अब उसका भी मैंने देखो 46 सेक्शन को मैं कह रहा था ना जतिन सर वाली बात, तो जतिन सर ना एरो वाली चीज सिखाते हैं हमें कि किसी सेक्शन को तोड़ना हो तो उसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिखो एरो में। मैंने एरो में से लिखा है यहाँ पर, ये लिखा एरो में। फिर उसके बाद मैं आया केस पे। अब तुम केस क्या लिख सकते हो, मैंने ये डिस्कस किया था, एक मेरी क्लासमेट है, उससे मैंने डिस्कस किया था। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स थे जो उसने मुझे बताए थे कि हाँ ठीक है, एक केस है ना, जैसे मैंने फैक्ट्स लिखा है, तो फैक्ट के बाद सीधा तुम इश्यू लिख सकते हो, ठीक है। इश्यू के बाद तुम ना पेटिशनर कंटेंशन लिखो, डिसीजन मत लिखो। जैसे मैंने डिसीजन लिखा है, ये गलती की है मैंने, तो तुम पेटिशनर कंटेंशन, ये नहीं कि पूरा लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन जो उसने बोली हो, जब हम कोई फाइल करते हैं केस, तो पेटिशनर का कंटेंशन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम लिखो इसमें। और फिर रिस्पोंडेंट की लिखो। फिर तुम देखो, जैसे इसमें मैंने डायरेक्टली डिसीजन लिखा, अगर इसमें कोई ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है वो लिखो, हाई कोर्ट का है वो लिखो, सुप्रीम कोर्ट का भी। ये नहीं कि दो दो पेज का लिखो, चार चार लाइन, चार पांच 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 लाइन का छोटा छोटा लिखा। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो मेन हो गया, फिर कंक्लूजन दी ऑफ द क्वेश्चन। फिर तुम कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन पे आओगे कि सारा रिलेट करोगे जो तुमने पूरा लिखा है ना, वो एग्जैक्टली एक एक चीज तुम लिखोगे कि तुम कंक्लूजन दे कैसे रहे हो। फिर तुम उसमें सेक्शन देना जो तुम्हें लगे। अब मैंने जैसे एक्स बायर एग्री टू पे टर्म्स ऑफ लॉ, ये मैंने एग्जांपल अपने अपने लिए। फिर एग्जांपल एक और मैंने नीचे लिया कि ए ने एग्री किया सील करने के लिए, उसने कोई नोटिस दिया, ऐसे ऐसे करके दिया। मैंने सारे के सारे अपने एग्जांपल देके, मेरा मानना ये है कि तुम टीचर को सब पता है कि तुमने कैसा तुम कॉपी कर, लेकिन जो तुम्हारा वो होना चाहिए ना, कंक्लूजन, जब तुम पेपर को खत्म कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा अच्छा लिखो, इतना ज्यादा अच्छा लिखो, बहुत सबसे ज्यादा वो अच्छा होना चाहिए। देखो मेरा कंक्लूजन ही चल रहा है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, फिर मैंने खत्म किया है कलाम। ये नहीं कि मैंने एकदम से जजमेंट के बाद सीधा लिख दिया कि एज पर दी केस ऑफ, ये मैं कभी नहीं लिखता, ये मैं नहीं लिखता, कोई और अगर लिखता हो, लेकिन ये मैंने वाली चीज मैं कभी नहीं करता। कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ था मेरा, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, फिर लास्ट में मैंने लिखा है कि इन द लाइट ऑफ द केस ऑफ द माइसोर द मनोहरबल, लास्ट में लिखा है, एग्जैक्टली तुम्हें लास्ट में आना है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या है, तुम्हें, तुम लोग अगर ऐसे पेपर लिखते हुए आए, क्योंकि मैं तो अपने ग्रेजुएशन से ही ऐसे पेपर लिखता हुआ है। हेलो, राइटिंग का क्या रोल है? देखो राइटिंग ऐसी होना चाहिए कि सामने वाले को समझ है। राइटिंग का इफेक्ट ये है ना कि आप एम लिख रहे हो, उसको एन दिख रहा है, उसको मिस्टेक दिख रही है, तो टीचर इरिटेट हो जाएगा। जो भी लिखो थोड़ा खुला खुला लिखो, तुम्हारी शीट्स है, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। एक साइड लाइन डालो और लीनेंट लिखो, अच्छा लिखो बस। मेरी राइटिंग वैसे इतनी बुरी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं कि राइटिंग पे कभी मैं ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं, शीट सेंड नहीं कर सकता भाई मैं, शीट सेंड नहीं कर सकता, हम शीट सेंड नहीं कर सकते। हाँ हाँ। अच्छा तुम पूछो, अब तुम पूछो, तुम्हारे लिए ये सेशन है, क्योंकि मैंने वैसे भी ये सेशन का किसी भी ग्रुप में जानबूझ के मैं लिंक नहीं बोला था कि आप किसी भी ग्रुप में सर्कुलेट करो, मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा ये इसका वो हो। सर हम हम्म। जी। हेलो। क्वेश्चंस के पैटर्न के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को रेफर किया जा सकता है? हम प्रीवियस ईयर से तो तुम्हारा मैच ही नहीं होगा, पहली बात ना, वो भी है ना, फिजिकल नहीं है। प्रीवियस के अंदर तुम देखोगे तो दो एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो थ्योरी होता है, तो थ्योरी तुम्हारा आएगा नहीं। प्रीवियस ईयर में तुम्हें 5 करने होते थे, अभी तुम्हें 4 करने हैं। सारे का फॉर्मेट एक ही है कि तुम्हें फैक्ट्स देते जाएंगे। यार मेरे पास अभी ना कोई पढ़ा नहीं है क्वेश्चन पेपर, अगर होगा तो मैं, क्वेश्चन पेपर मेरे पास अभी है नहीं ओबी का, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ओबी क्या होता है? ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है ओबी की, आपको देख के लिखना। मेरे पास है कंपाइल्ड फॉर्म 2019 और 20 दोनों की। 19 में तो हाँ हुआ मतलब ही। डिफरेंस पता चल जाएगा ना। हाँ हाँ, आप शेयर कर दो, ग्रुप पे शेयर कर दो, मुझे पर्सनली शेयर कर दो, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं इस पे ही लगा दूंगा। ठीक है मैं करती हूँ।
भैया मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केस मैट में भी देखते हैं, तो केस इंडेक्स में, केस मैट के इंडेक्स में तो केसेस सारे दिए होते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो केस मैट के इंडेक्स में तो लिखे हैं लेकिन अंदर नहीं दिए हैं, तो उनको प्रिपेयर करना होता है क्या? छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ केस, कोई कोई केस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो एक बारी बहुत इम्पोर्टेंट, अगर वो केस सिर्फ तुम यार छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी छोड़ दिया था, जो अंदर नहीं थे वो मैंने छोड़ दिया था। या उसमें ना सुनो, पेज नंबर लिखा हुआ है उसके आगे, कोई पेज नंबर नहीं होगा ना। पेज नंबर नहीं लिखा उसमें, बस नहीं, मेंशन किया है, पेज नंबर नहीं लिखा। नहीं इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इस बार ही मैंने छोड़ा था, लास्ट ईयर नहीं, फर्स्ट सेम में नहीं छोड़े थे, और थर्ड सेमेस्टर में मैंने छोड़ा है। अगर उन्हें प्रिपेयर करना हो तो फिर कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें? वैसे तुम स्किप कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो बस रेफर करने के लिए होता है या सेम एग्जैक्टली वो केस दूसरे केस का फैक्ट एंड फिगर सेम होते हैं। अच्छा ओके ओके। अब यही है ना कि दुक्की में मेंशन होते हैं कुछ केस और उस केस मैट में नहीं होते। क्या एक क्वेश्चन में अगर 4 केस लिखने हैं तो नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन में तुम 4 केस को मेंशन करोगे ना, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर तो नहीं है कि तुम 4 केस मेंशन करो, तुम एक केस को इम्पोर्टेंस दो जो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे पास कोई लेटेस्ट केस है उसका तुम अच्छे से मेंशन करो, बाकी तुम पैराग्राफ, छोटा होता है ना इतना पैराग्राफ, हाफ हाफ पेज वाला, उसमें तुम लिख दो, 4 केस मेंशन करोगे तो अच्छी बात है। फिर तुम्हें लास्ट में लेकिन क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, एक मेरा मेरा स्टाइल है, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि in the light of this case, the facts and figure are not the matched or matched according to me. If I'm taking the another example, फिर मैं एग्जाम्पल भी ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा स्टाइल है। कोई होगा कि वो सीधा केस को एक ही को 4 को डिफाइन करेगा और लास्ट में लिखेगा इन दी लाइट ऑफ द केस ऑफ मैसूर वाला, अब मेरे जैसा लिखेगा कि नहीं, इस पे मैच नहीं है, इस केस से इफेक्ट मैच है अकॉर्डिंग टू दिस, फिर जजमेंट, फिर अपना जजमेंट भी थोड़ा सा पैराग्राफ में तुम्हें तो अपना। क्रिटिसाइज भी या कंक्लूजन के पहले लिखेंगे ना? हाँ, कंक्लूजन से पहले लिख सकते हो तुम, मतलब देखो अपना, जैसे मेरा स्टाइल है, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने इंट्रो दिया, फिर मैंने इंट्रो को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इंट्रो में मैं दिखा रहा था कि मैंने सेक्शन कुछ रिलेट कर दिए, तो मेरे को 3 सेक्शन तो ऑटोमेटिकली उसके लिखने पड़े, क्योंकि वो केस से मैच हो रहे थे और क्वेश्चन से मैच हो रहे थे, तो ऑटोमेटिकली 3 को किया। फिर मैंने एक एक एग्जाम्पल ले दिया, फिर मैंने केस लिखा, फिर मैंने लेटेस्ट केस लिख दूँ, अगर कोई लेटेस्ट मुझे मिल रहा है तो वो लेटेस्ट वाला लिख दिया। फिर अब उसके बाद मैं उसको लिख सकता हूँ कि इस वाले केस के अकॉर्डिंग मैच, तुम वैसे केस तो वही लिखना जो पूरा पूरा मैच हो रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली जिसका सेम हो वाले केस पे तुम जजमेंट लिखना, एक पे या दोनों पे लिख देना, लेकिन लिखना ठीक से लास्ट, क्योंकि टीचर क्या देखेगा, तुम्हारा सेक्शन दिखेगा, केस, और वो कंक्लूजन पे ज्यादा तुम्हारा वो दिखेगा। टीचर जो अपना पेन ठीक से चलाएगा वो चलाएगा कंक्लूजन पे, अगर उसको कंक्लूजन में गड़बड़ दिखी तो मार्क्स तुम्हारे जा सकते हैं, ये मुझे इतना पता है। Good evening, sir. हाँ जी, हाँ जी। So thank you so much for organizing this session. Mm-hmm. So I would like to ask that how to initiate a conclusion, like how to come. According to me, just analyze your whole question paper and answer sheet, and then write the important things you already mentioned the above. Just mention in the conclusion. Don't write again and again similar things. आप इसको किसी हमारे केस से, जो हमारे केस में मेंशन हो केस, उससे रिलेट करके समझा सकते हैं कंक्लूजन कैसे लिखना है? मैं बताता हूँ ना, मेरा थोड़ा केस के मुझे फैक्ट्स एंड फिगर याद नहीं है, अगर मुझे याद हो तो मैं बता भी देता। मैं वही है ना कि फैक्ट से एग्जैक्टली मेरे को देख के मैं ट्राई करता हूँ, तुम एक बारी मेरी आंसर शीट के अकॉर्डिंग चलते हैं दोबारा, तुम्हें मैं ट्राई करता हूँ, जैसे ऑफर पे चलते हैं। हाँ याद, एक मैं लेता हूँ तुम्हारा तुम्हारा वो लेता हूँ मैं, कंपनी का वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का केस की ट्राई करता हूँ। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर, है यही है ना? हाँ यही है ना? यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जैसे कि मैंने यहाँ डिसोल्यूशन लिखा है, मैंने डिसोल्यूशन, तुम ना ये चीज लिखना था, मैंने ये चीज एनालाइज की जो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट टीचर को देखते ही पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली लिखना है। क्वेश्चन है, कोई भी बहुत बड़ा फैक्ट्स एंड फिगर है कि ये है इसमें हुआ, तो तुम लिख दोगे ना डिसोल्यूशन, तो पता लग जाएगा कि बच्चा आंसर के पॉइंट किसने, डिसोल्यूशन को मैंने डिफाइन किया। अब जैसे कि लालमन शुक्ला क्या ऑफर है ना,
ऑफर है या नहीं है? हेलो, है ऑफर। हाँ आप माइक ऑन कर लो, बाकी मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। ऑफर है, जैसे तुम यहाँ पर ऑफर डिफाइन कर दो, ठीक है। अब ये ऑफर चल रहा है, फिर तुम उसके बाद छोटा छोटा तुम उसके टाइप्स ऑफ ऑफर डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने किया ना मोड्स ऑफ डेफिनेशन, अब यहाँ पर तुम टाइप्स ऑफ उसमें लिख सकते हो ऑफर, और एक क्लाउड बना सकते हो, ठीक है। फिर तुम सेक्शन डिफाइन करो, ऑफर से रिलेटेड जितने भी ऑफर से रिलेटेड है तुम उसको कोट करो। पूरा पूरा नहीं लिखना कि तुम बहुत बड़ा बड़ा लिखो, तुम छोटा छोटा उसको लिखोगे, बिल्कुल छोटा छोटा लिख के, ठीक है। तुम्हारे 2 से 3 पेज हो गया, इतना 3 पेज तुम इसको ले जाओगे। फिर तुम एक एग्जाम्पल ले लो, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लो। फिर तुम क्या करो, केस पे आ जाओ। जैसे देखो मैं इसको सेक्शन को डिफाइन किया, मैंने छोटा छोटा डिफाइन किया, ठीक है। फिर ये तो इसमें पॉइंट्स थे, हाँ हाँ। अब फिर तुम उसके केस पे आ जाओ। इसमें इसमें तुम 3 केस कर दो। मान लो तुम्हारे पास लेटेस्ट है, लेटेस्ट एक तुमने केसमेट का डाला, उसमें तुमने फैक्ट्स इशू वगैरह सब लिखा और कोर्ट ऑब्जर्वेशन लिखा। फिर तुमने दूसरा केस स्टार्ट किया, ठीक है। फिर तुमने दूसरा क्वेश्चन उसमें स्टार्ट किया, दूसरा केस स्टार्ट किया। फिर तुमने उसको जो लेटेस्ट वाला है, अब लेटेस्ट वाले के साथ तुम 2 केस और छोटे छोटे पैराग्राफ में और डाल दो। फिर तुम उसके बाद अपनी तुम कंक्लूजन पे आ जाओ। उसको फिर तुम अपने अकॉर्डिंग उसको डील करो कि तुम ऊपर वाले से कितना सारा। लेकिन हाँ एक गलती ऐसे मत करना, मैंने फ्रेंड का मेरा पेपर देखा था, मुझे मिस्टेक लगा वैसे कि तुम डिफाइन पहले करने लग जाती हो, कि ये करने मत लग जाना कि सीधा आया कि इसमें तुम्हें बता रहा है लालमन शुक्ला वाला केस लग रहा है, तुमने लिख दिया इन दी लाइट ऑफ लालमन शुक्ला, उसको तुमने लिख दिया और फिर तुम नीचे डेफिनेशन लिख रहे हो। नहीं, पहले इंट्रोडक्शन देन दी सेक्शंस। अब इंट्रोडक्शन में मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ना कि इंट्रोडक्शन में तुम्हें कितना बनाना है, फिर तुम आ जाओगे सेक्शंस पे, फिर तुम आओगे केस लॉ पे, फिर तुम कंक्लूजन लिखोगे। और फिर तुम कंक्लूजन को थोड़ा प्रेफर करोगे, अच्छे से लिखोगे। ये नहीं कि तुम उसको ऐसे ही लिख लिखा के छोड़ रहे हो, तुम उसको बहुत अच्छे से प्रेफर करोगे। तुम्हारा कंक्लूजन सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि टीचर को तुम्हारा माइंड देखना है। टीचर ऑलरेडी ये पेपर इतने सालों से देख रहा है, सेक्शन सारे देख रहा है, वो टीचर देखेगा कि तुमने क्या किया है। तो एग्जैक्टली तुम जितना अपना कर पाओ करना। सेक्शन कोड कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करो, छोटा छोटा समझाओ उसको, लेकिन इतना बड़ा मत करना। एग्जैक्टली मत ना, पूरा डॉट टू डॉट कॉमा टू कॉमा कुछ चीज करोगे तो वो अच्छा बेकार है तुम्हारे लिए। बेटर ये है कि तुम लोग अपना माइंड यूज करके, हाँ जरूरी नहीं कि तुम उसको इंग्रेडिएंट्स exactly लिखने से तो काम हो जाएगा ना? क्या लिखने से? इंग्रेडिएंट्स उसका सेक्शन हाँ का। वो तो इंग्रेडिएंट्स तो मेन है भाई बेरक के। अगर तुम कॉमा टू इंग्रेडिएंट, कॉमा डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कर दिया जाए तो। अब मैं समझाता हूँ। जैसे 378 इज अ सेक्शन ऑफ थेफ्ट, तो तुम 378 करके एक एरो डालोगे, मूवेबल प्रॉपर्टी, देन आउट ऑफ पोजीशन, विदाउट द कंसेंट, लॉस, 4 पॉइंट हो गए, इंग्रेडिएंट्स आ गए। उसके बाद एग्जांपल। अच्छा, ये शॉर्ट पे है, जो जतिन सर की क्लास में मैंने यही समझा है। जतिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे सही लगा उनका। आईपीसी पढ़ना है, जतिन सर से समझ आता है, बहुत अच्छा आता है। और मैंने किसी टीचर की वैसे क्लास ही नहीं ली थी जतिन सर के अलावा, तो मुझे पता भी जतिन सर कौन से कॉलेज के हैं? नहीं। जतिन सर LC1 में पढ़ाते थे, अभी पता नहीं LC1 में ही पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे। मैं पूछता हूँ आज कॉल करके सर। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं अभी तो। हम लोग की कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं। कोई वेद टॉट में के लिए बोले वेद टीचर। मैम से भी बेटर सर हैं जतिन सर। हाँ वैसे तुम लोग, हाँ और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, चलो मैं ओबी के डिस्कशन पे आता हूँ। तुम लोग ये चीज समझ गए ना? देखो मैं ऐसे आंसर लिखता हूँ, और मुझसे अच्छा भी कोई बेटर लिख सके तो उसकी भी नॉलेज लेना कि वो कैसे लिखता है। लेकिन ये वाली चीज ठीक है, तुम्हें आंसर हर कोई यही बताएगा। भैया ये पूछ रहे थे कि जो आंसर लिखने के लिए जो शीट यूज करेंगे, A4 शीट यूज करेंगे या ये? हाँ मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ मैं। मेरे स्क्रीन ऑफ है ना, मेरी स्क्रीन शेयरिंग? यस सर। ठीक है। हाँ, हाँ तो बात ये है कि मैं ये कह रहा था कि तुम लोग क्या करना, अब तुम लोग करो। सबसे पहले A4 शीट चाहिए तुम्हें, उस पर तुम अपना नाम, रोल नंबर और जो भी तुम्हारा होगा तुम फर्स्ट शीट पे लिखोगे, जिस तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन पे तुम लगाओगे, पहली शीट पे लगाओगे। उसके अलावा तुम्हें वो चीज बार बार, फिर तुम
उसको सीक्वेंस करोगे 1 2 3 4 5 6 7 5, तुम पेज नंबर भी डाल सकते हो शीट्स पे तुम्हारे अकॉर्डिंग सीक्वेंस में करने के लिए, और हर शीट पे साइन करते हो। दूसरी बात, तुम एक दिन पहले ही 30 40 शीट्स पे अपना रोल नंबर लिख के रखना, एट द टाइम मत लिखना, तुम्हें वो तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये मत सोचना कि जल्दी हो जाता है, मैं बता रहा हूँ बहुत टाइमिंग कंज्यूम कर देता है रोल नंबर लिखना भी। टाइम अपना रोल नंबर सिग्नेचर करके रखना, अपनी मेन शीट बना के रखना। दूसरी बात, अगर तुम्हारा कोई हेल्प कर सकता है स्कैनिंग करने में तो उसको अपने साथ बिठा लेना, आप आंसर लिखते रहना, वो आपका आंसर वन स्कैन कर देगा, और उसको हो सके तो बोल देना अपलोड कर दे, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर 1 किया है तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही अपलोड करना, ये मत करना 4 में कर देना, मैंने मिस्टेक की है फर्स्ट एग्जाम, ये नहीं करना। तुम क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड करोगे क्वेश्चन नंबर 1 में ही, जब क्वेश्चन नंबर 5 किया तो वो क्वेश्चन नंबर 5 में ही अपलोड करोगे, ये मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। ओबी में 4 घंटे मिलते हैं, लेकिन पेपर नहीं लिखा जाता क्योंकि तुम्हारा माइंड नहीं चल रहा होता, सिर्फ तुम्हारा हाथ चला, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। बड़े से मैक्सिमम हर एक बच्चे का रिस्पॉन्स जो आया ओबीए के लिए, मेरा रिस्पॉन्स लेके जो जो सारे टॉपर्स थे सबका रिस्पॉन्स आया कि हमारा एग्जाम फिजिकल ज्यादा अच्छा जाता था, ओबी अच्छा नहीं जाता था, क्योंकि फिजिकल में तुम्हारा माइंड चलता है, तुम 1 घंटे में भी 15 15 शीट लिख देते हो, लेकिन ओबी में तुम्हारा तुम देखने के चक्कर में नहीं लिख पाते। तो एग्जैक्टली तुम्हें क्या डेफिनेशन लिखनी है, तुम एक चीज बताओ, जैसे ऑफर की डेफिनेशन लिखनी है, तुम एग्जैक्टली तब ढूंढने मत बैठ, तुम पहले ही बुक की या बुक में मार्क करके रख लो, और सेक्शन कैसे लिखना है वो मार्क करके रख लो, केस का क्या क्या लिखना है वो मार्क करके, सब चीज मार्क होने चाहिए अगर वो कर रहे हो तो। अगर एट द टाइम करोगे तो वो टाइम कंज्यूम हो जाए, फिर तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा करूँ, वो तुम्हें प्रॉब्लम देगी, ठीक है। ये मेरे साइड से था जो आज था, ठीक है। तो बाकी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब लाइक हम पहले से मार्क करके कैसे रख सकते हैं, हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली पूछेगा क्या। देखो ना, मैं बताता हूँ, जैसे आपका टॉपिक नंबर 1 मेंसरिया, मेंसरिया है, उसके लिए आप मेंसरिया को पढ़ रहे हो, आप इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करके चलो दुक्की में अपनी बुक में कि ये आएगा तो मैं ये लिखूंगी, ठीक है। आपका रेप का सेक्शन है या थेफ्ट का सेक्शन, आपके रेप में आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लाइन आप वो मार्क करके रख लो, आपको मार्क करके रखना पड़ेगा, पहले से तो कुछ नहीं होगा ना, जैसे सारी यूनिट है पढ़ते टाइम ही मार्क कर लो ना कि नहीं, अब मान लो। सबका इंट्रोडक्शन बना के चले। हाँ, इंट्रोडक्शन बना के चलो। ओके, थैंक यू। ठीक है। कोई देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये अकॉर्डिंग टू मेरा सारा एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस मुझसे भी अच्छा हो सकता है, आंसर राइटिंग वो भी और भी अच्छा हो सकता है, अगर वो तुम्हें बता रहे तो तुम उसके साथ जाना। भाई टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और अपने को 4 कितनों में से करने हैं, कि होंगे ही 4? 5 में से 4 करने होते हैं। ओके ओके। हाँ। और कोई क्वेश्चंस पूछो। हेलो भाई, अगर 4 अलग अलग जने एक एक क्वेश्चन करके और सब उतार के करवा दें तो? भाई देखो, किया है इस साल, किया है बच्चों ने, फिर बात वो रह जाती है ना कि तुम ये तो कर लोगे और किसी पे डिपेंड, और उसने आंसर ही बेकार लिख दिया, क्या कर लोगे, तुम सोच रहे हो। बैक तो नहीं लगेगा ना? नहीं, ऐसे ऐसे भरोसेमंद बच्चों को रखेंगे ना, मतलब जो नहीं, सही लिखेंगे फिर। हाँ यार, मेरी स्क्रीन ना लैपटॉप में मुझे पता नहीं चल रहा, मेरी जूम इन हो गया काफी, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये एडमिट का किसका आया है। एक बार मैं मीटिंग ज्वाइन हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ठीक ठीक, अब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं ना ये वाली चीज तो करो मत, किसी पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि तुम एक आंसर राइटिंग लिखोगे अपने वे में, फिर तुम लिखोगे दूसरे वे में। हाँ देखो, ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाईलाइटर पे एक हाईलाइट करते मत रह जाना, सेक्शन को हाईलाइट कर देना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हाईलाइट, लेकिन मेरी आदत है, तो तुम पेंसिल से भी हाईलाइट करोगे तो डेट्स इनफ होता है, लेकिन हाईलाइट कर सकते हैं। ओबी में कम मार्क्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल, नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया ना हमारा, ये बता नहीं सकता मैं, थर्ड सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट नहीं आया, अगर मेरे कम आएंगे तो मैं ये चीज बोल दूंगा कि हाँ भाई कम आते हैं, और अगर ज्यादा आएंगे तो बोल दूंगी हाँ ज्यादा, लेकिन ओबी के अंदर सब कहते हैं अच्छे मार्क्स आते हैं, इतने ज्यादा बेकार नहीं आते, ठीक ठीक मार्क्स आते हैं।
अच्छे आते हैं, बुरे मार्क्स नहीं आते, सबका एक्सपीरियंस ये है। हमारे एग्जाम्स कब हो सकते हैं? अभी कुछ है नहीं, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके मई में ही एग्जाम होंगे, क्योंकि अगर अब एग्जाम अगर अभी हो जाते या अप्रैल में हो जाते तो आप लोग करोगे क्या? फर्स्ट सेमेस्टर है ना तुम्हारा तो? हाँ सेमेस्टर। हाँ, हमारा जैसे फोर्थ है तो क्लैश हो, पता नहीं मई में ही होंगे तो नेक्स्ट मंथ तो नहीं हो सकते, अप्रैल में कोई नहीं है, मई में हो सकते हैं। कितने अच्छा, सब्जेक्ट जो में ये बैक आंसर आने शीट्स पर? होते हैं, हाँ पूछो। एक मिनट, जो हमारे आंसर शीट्स होते हैं वो हमारे रिस्पेक्टिव सेक्शन की टीचर्स ही चेक करते हैं, और फिर ऐसा क्रॉस चेक होता है? किसी के पास भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी क्रॉस चेक करता अभी तीनों सेंटर्स के जो एग्जाम होते हैं एक ही टाइम पे होते हैं? है। एक टाइम पे ही होते हैं, मतलब एक ही डे होते हैं, एक टाइम सेम टाइम सेम डे। हाँ मतलब अच्छा सेम दिन, मतलब 2 बजे तो पूरे तीनों सेंटर्स का 2 बजे ही होगा, हाँ 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 और सेम सेम क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा? हाँ, सेम कितने सेम। सब्जेक्ट में बैक आती है तो फिर वो हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें, यूनिवर्सिटी का रूल है, जैसे आपके एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर तुम 5 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो तुम्हें सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते, सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। मतलब तुम्हारे अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, तुम्हारी 3 बैक आ गई 5 में से। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए, तुम्हारी 5 में से 2 में बैक आ गई, तो 5 में हो गई, तो तुम सेकेंड ईयर में नहीं जाओगे, तुम फेल माने जाओगे। ये यूनिवर्सिटी का रूल है पूरी। मान लो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 में से 2 में बैक आ गई, कोई इशू नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हारी एक बैक आ गई, कोई इशू नहीं है, तुम सेकेंड ईयर में चले जाओगे। तो फेल तब होगे जब तुम्हारे 5 सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी, तब फेल होते हैं, यूनिवर्सिटी का रूल है ऐसा। मेरे को मैंने परसों एक मैसेज देखा था कि किसी ने बोला अगर एक में फेल हो बैक आ गई तो फेल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, एक दो में बैक तो आती रहती है लोगों की, बहुत तो वो बच्चे। जो सेकंड ईयर में और जाके। जो ज्यूरी हाँ जी, तो पूछिए। ज्यूरिस्ट में जो स्कूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब थॉट्स ऑफ स्कूल्स हैं, तो उसको हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से और लिख हाँ, सकते हैं आंसर क्यों नहीं, में? वही तो मैं कहता हूँ कि ज्यूरी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मुझे इसलिए ही लगता है। अगर पढ़ना इसको आप वो करते हो ना, देखो आप उसको इतनी भी कहानी अपनी मन गढ़ंत मत बनाना, मतलब तुम इतना भी मत हाँ, अपनी बातों में चले जाना कि तुम अपना ही बोलते रहो। जस्ट गिव योर स्मॉल एग्जाम्पल, बस। ओके सर। हाँ, ये होना चाहिए। और तो जो सेकंड ईयर में होता है उन्हें बैक जो जाते हैं पेपर उन्हें क्लियर करना होता होगा ना? हाँ हाँ, वो मतलब बैक क्लियर करना पड़ेगा फिर उनका, वो क्लियर करने का होता है ना, जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो फिर वो फर्स्ट ईयर वालों के साथ देते हैं। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। हम्म। तो जिसका बैक आ जाता है तो जो स्कोर कार्ड मिलता है सेमेस्टर का रिजल्ट या हम्म। स्कोर कार्ड, तो उसमें बैक भी मेंशन रहता है कि ये इस सेमेस्टर में बैक था इनका? हाँ मेंशन होता है, सब मेंशन होता है, हाँ सेमेस्टर एक मार्कशीट मिलती है यहाँ पर। ओके। हम्म। Sir, हम्म। so in few questions, like we have the very fact, and at the last they ask directly that can A be convicted under this section in case of IPC. तो सर लाइक वहां पे हमें जब डायरेक्ट आंसर देना होता है यस ए कैन बी कन्विक्टेड, तो वो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आंसर नहीं लिखेंगे या नहीं फिर नहीं आफ्टर नहीं नहीं, साइटिंग द केसेस? यही मैं कह रहा, यही मैंने बोला है कि आप ना किसी भी चीज को एकदम से बोल मत दो, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट देता है ना, वो भी इतने केस को साइट करता है, इतनी चीजें बोलता है, फिर बोलता है एज पर दी अबव केसेस वी आर कन्विक्टेड दिस पर्सन इन दी अंडर दिस सेक्शन। तो डायरेक्टली लॉ में तो यही है ना, आप डायरेक्टली नहीं बोलते कि तू चोर है, आपको पहले बताना है कि आपने सामान उठाया, आपने इसको फेंका, या आप इसके अंदर प्रोसिक्यूटेड हो, इसके ऊपर आपका चार्ज लगा है, हाँ आप कन्विक्टेड हो। जंप करोगे तो मे बी हो सकता है तुम्हारे लिए बेनिफिट ना दे। अगर जंप नहीं करोगे, धीरे धीरे 0 to 100 आओगे, वो बेस्ट है। अगर 100 से जाओगे, क्योंकि 100 से तुमने स्टार्ट कर दिया कि हाई कन्विक्टेड है, फिर क्या लिखोगे? तुम्हारे पास ऑप्शन क्या रहेगा लिखने का? बात ये आ जाती है ना, तुमने बता दिया, फिर तुम नीचे क्या काम लिखोगे? बात ये है। सबको टीचर को क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कन्विक्टेड है या नहीं। टीचर तो ये देखना चाहता है कि तुमने उसको प्रूफ कैसे किया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि कोई लिखता हो। टीओएल वाले पे मैंने देखा, टीएल वाले का थोड़ा सा मैं उसकी बात से वो नहीं कर रहा है एग्री। उन्होंने मुझे यही बोला कि आप डायरेक्टली जंप मार दो। तो जितने भी थे सारे टॉपर, सबकी बारी, सबने ऐसे ही लिखा था 0 to 100, क्योंकि मेरे सारे लिंक में थे ये लोग, सबसे मैंने डिस्कस किया था जब किया तुमने कैसे किया, तो सबने मेरे को यही सिमिलर बातें हमारी यही थी। और मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बैक आई थी, उसका सेम यही वे है कि वो पहले जंप कर जाता है सीधा कि हाँ ये चीजें हो रही है, इसके अकॉर्डिंग मतलब कन्विक्टेड है, सीधा लिख देता है।
तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। आप कन्वेक्टेड मत करो, मेरे अकॉर्डिंग मत करो। बाकी तुम्हारी भाई, तुम्हारा एग्जाम तुम्हारी। Basically, after citing all the cases, at the last we can say that. हाँ, या इन द लास्ट यू विल डिसाइड। तो नेक्स्ट ओके, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं इस चीज को। बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। बाकी मेरा सेशन मेरा था 25 मिनट्स का, काफी टाइम हो गया, मुझे लग नहीं रहा था कितना होगा। जब किसी का क्वेश्चन है वो पूछ लो, कोई इशू नहीं अच्छा है। अच्छा, एक सवाल और भैया। ये जैसे कि आपने बताया कि अभी जो बैक पेपर को क्लियर करना होता है, अगर मान के चलिए कि सेकंड ईयर में हम आ गए और फर्स्ट ईयर में जाके जो अपनी कोई बैक हुई थी उसमें पेपर दे रहे हैं, तो अगर समझा उसमें नहीं, भी, हाँ समझा उसमें भी जो अगर नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया ना, जैसे कि हमारी बैक आ गई नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में जाके, हम्म। तो अभी हमने सेकंड ईयर में गए, सेकंड सेमेस्टर भी क्लियर हो गया, सेकंड ईयर में गए, तो अभी हम जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था उसे अभी जो पेपर दे रहे हैं और उसमें भी बैक आ गई, तो उसके अंदर आपको, जब आप क्या होगा, उसमें बैक आ गई सेकेंड ईयर में, तो आप थर्ड ईयर में चले जाओगे। बैक का पेपर जब होगा जब सेकेंड ईयर वालों का जैसे मान लो, सुनो सुनो, पेपर कैसे होता है, फर्स्ट सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर और सिक्स सेमिस्टर ऐसे होता है। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होगा। फर्स्ट सेमिस्टर का एग्जाम होगा अभी, और हमारा होगा फोर्थ सेमिस्टर का। इवन और ऑड वाले सेम चलते थे, ठीक है। तो जब इवन वाले का एग्जाम होगा, मान लो सेकंड सेमिस्टर का, थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर का और सिक्स सेमिस्टर का, मान लो किसी की सेकंड सेमिस्टर में बैक है और वो है अब की बार सिक्स सेमिस्टर में, मतलब थर्ड ईयर में, और वो थर्ड ईयर में है, तो वो सिक्स सेमिस्टर के साथ फोर्थ सेमिस्टर वाला भी एग्जाम दे सकता है, लेकिन थर्ड सेमिस्टर वाला नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जाम कैसे होता है, इवन इवन और ऑड ऑड। लेकिन अब की बारी थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि 6 मंथ का गैप आया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हारा नया शेड्यूल जो होगा वो कैसे होगा ये नहीं पता मुझे। यार बैक की मत सोचो। जूरिस्प्रूडेंस के लिए केस जूरिस्प्रूडेंस के लिए केसमेट अच्छा है, और जूरिस्प्रूडेंस के लिए यूट्यूब पे देखो सबसे चीजों को रिलेट करने के लिए। और किसी के नोट्स का मुझे नहीं पता, मैंने अपनी फ्रेंड से थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था, उसने केसमेट से पढ़ा था, तो उसने अपने नोट्स बनाए थे शॉर्ट्स। अगर वो दे देती है तो वेल एंड गुड है, मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर नहीं देती तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा भैया, जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हम लोग को, ये चारों 25 मार्क्स के होंगे? हाँ हाँ हाँ, 100 मार्क का पेपर होता है। ओके ओके। और इसमें पासिंग मार्क्स ऑप्शन है, लाइक 6 में से 4 करने होते हैं ना शायद। 5 या 6 होते हैं। अच्छा 6 होते हैं। अच्छा 6 होते हैं, मतलब 6 हो गया, 6 होते हैं सॉरी, 5 या 6 होते हैं, सॉरी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं। वो मैं सॉरी प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं नोट शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ना, वो किसी और के नोट से मांगने पड़ेंगे, देना दे। ठीक है भाई, ये देखो यार, अपना ऐसे ही है, हमें नहीं पढ़ने वाले बच्चे, तो जितना अपना एक्सपीरियंस हमने बता दिया। और मेरा एक इंटर्नशिप लेटर मैंने गाइडेंस वाला सबको शेयर किया था, उसको आप लोग पढ़ना, क्योंकि आई हैव डन इंटर्नशिप विद एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु, हरियाणा एज वेल एज द पंजाब, अंडर द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुम लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करता रहूंगा, जो जो मेरे लिए लगेगा मुझे। और तीनों सेंटर के स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट है, और वो कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि LC1 वाले ही फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि एडमिशन टाइम पे भी मेरे साथ काफी लोग थे, और अभी भी मेरे साथ है। मेरा लाइफ का स्टाइल है, जहाँ रहो कनेक्ट होके रहो, और मैं हमेशा कनेक्ट होकर यानी एक कुछ उसका याद नहीं आ रहा मेरे को यूट्यूब चैनल, लेकिन वो अच्छा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो अच्छा पढ़ाया था। थ्योरी ऑफ अब्रोगेशन भी एक है। वो तो अच्छा है, वो तो IPC के लिए बहुत अच्छा है, IPC के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, अब किसी का क्वेश्चन? सर दुखी एक बार रिपीट करना सर, कौन सी बताई थी आपने? नहीं नहीं, देखो JN वाली भी बहुत अच्छी है, JN वाली भी बहुत अच्छी है, सिंगल भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये है कि सिंगल वाली में मेरे को एक चीज दिखी है कि उसमें ना तुम्हें जो केस मिलता है ना, उसमें ना तुम्हें फैक्ट, इशू, जजमेंट ऐसे करके मिलेगा। JN वाली में कुछ पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। हाँ यार, मैं तुम्हें फैमिली की एक चीज बताता हूँ जो तो अभी तक है मेरे माइंड में, क्योंकि फैमिली में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर था 75। तो मुझे लगता है, क्योंकि देखो फैमिली में ना एक कुछ कुछ वो होते हैं, अडॉप्शन वाला जब पढ़ोगे ना, तो उसमें कुछ अलग अलग लॉ है, अडॉप्शन के लिए अलग अलग लॉ है ना। एक फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग अडॉप्शन होता है। एक जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग भी अडॉप्शन होता है ना। हाँ होता है। और एक किसके अकॉर्डिंग होता है अडॉप्शन? जल्दी जल्दी, मुझे याद नहीं आ रहा, जल्दी बताओ।
अभी पढ़ाया नहीं गया वहां तक। हाँ, तो अडॉप्शन करने की भी 4-5 वे है। तो अडॉप्शन का क्वेश्चन आया था, तो मैंने और सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट किया था। तो मैंने एक क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए ना सारे अडॉप्शन के मेथड उसको दिखाए थे, एक एक से रिलेट करके, कि नहीं नहीं, अगर उसका हस्बैंड नहीं मान रहा तो ये फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग अडॉप्शन नहीं कर सकती। अगर जुवेनाइल जस्टिस में जाना है तो इसकी इतनी एज होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो सारे अडॉप्शन को मैंने किया था। तो उससे मेरा एग्जाम बहुत इफेक्टिव लगा हुआ टीचर को, क्योंकि 75 स्कोर करना बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे को इतना पता है, 60 क्रॉस करना तो वैसे ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में जा रहे हो ना 70। हाँ, पंकज मैम से पढ़ रहे हो तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? 40 या 45 होते हैं। सर, हाँ 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 जी, कौन? ये चलिए। फैमिली का जो पेपर आप बता रहे हैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला है कि फैमिली के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था, मेरे को याद आ गया, फैमिली में ना एक क्वेश्चन आया था कि अडॉप्शन से रिलेटेड, कि अडॉप्शन की कंडीशन दी हुई थी। तो मैंने क्या करा कि जितने भी अडॉप्शन के मेथड होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस, फैमिली लॉ और माइनॉरिटी वाला कुछ कुछ से अलग लॉज भी थे, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। तो मैंने उस क्वेश्चन को हर एक लॉ से रिलेट किया था और हर एक को डिफाइन किया था कि अगर इस लॉ में जा रहे हो तो ये आपके पास कंडीशन, इस लॉ में जा रहे हो तो ये आपके पास कंडीशन। मैंने ऐसे किया। ओके। हाँ, तो तुम जितना ज्यादा अपने पेपर को दिखाओगे ना कि मुझे आता है और मैं ये कर, तुम एग्जैक्टली बुक की लैंग्वेज, बैरक की लैंग्वेज, टीचर को पता है बैरक कितने सालों से पढ़ रहा है, केसमेट के कैसे थे, अपना लिखोगे वही। अब मैंने इसे टैबुलर फॉर्म बनाया, अब तुम लोगों ने देखा है, तो हो सकता है तुम बहुत सारे टैबुलर फॉर्म, कॉमन पेपर लगेगा, तुम उसको ऐसा बनाना पेपर को कि थोड़ा अच्छा लगे, नहीं ऐसे नहीं बिगाड़ मत देना कि बहुत ज्यादा उसको तुमने ऐसे, हल्का सा उसको अपने तरीके से, और सारे सबको फिर उसी पूरे पेपर को उसी वे से कर। ये नहीं तुम्हारा पेपर एक में तुमने स्टार्टिंग से जंप किया, एक में तुम 0 से 100 करो। एक्सपेरिमेंट मत करना, अपनी नेचुरल रखना। ये मेरा पेपर नेचुरल है लिखने का तरीका, जो तुम्हारा नेचुरल है उसको बस तुम्हें थोड़ा सा एडवांस करना, ये चीज है। और पेपर लिखना, और टीचर भी होता होगा, मे भी टीचर की कुछ साइकोलॉजी क्या है चेक करते टाइम, लेकिन मोस्टली टीचर को चाहिए होता है इंट्रोडक्शन। तुम छोटा मतलब लिखो, सेक्शंस को अच्छे से लिखो, सेक्शंस को डिफाइन अपने वे में करो, केसेस को आप शॉर्ट में डिफाइन करो, रिलेटिव जजमेंट लिखो अपना। क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज करके फिर तुम अपना जजमेंट, या कैसे जजमेंट देना है वो तुम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सबका हो गया, मीटिंग करें एंड। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अरे अमन 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 सॉरी, अमन। ठीक है सर, ऐसा लगता है मैं बच्चा हूँ अभी खुद। थैंक यू, इट वाज वेरी हेल्पफुल अमन हाँ भाई। थैंक यू भैया। हाँ हाँ भाई भाई भाई, थैंक यू। तो विल यू बी फाइटिंग इलेक्शंस इन द फ्यूचर? हाँ, अगर मैं या करूंगा तो मैं बहुत प्लानिंग टू ज्यादा वोट? फिर, मैं अगर मैं करूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं करूंगा तो मैं फिर पॉलिटिकल बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, मैं आप सबको को बता दूं। अगर मैं पॉलिटिकल एक्टिव होने लग गया तो मेरे को नहीं लगता कोई मुझे बीट कर पाएगा इतना इजीली। तो फिर मैं सबको सीधा बोल के करूंगा कि आई एम कंटेस्टिंग फॉर दिस पोस्ट, इफ यू आर हैप्पी कंसिडर मी एज दिस पोस्ट, कंसिडर मी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीसी, बात खत्म। अगर मैं करूंगा, देखो, इलेक्शन इज गुड, इलेक्शन बहाना है आपसे इंटरेक्शन करने का लोगों का। इलेक्शन के लिए लोग तैयारी करते हैं, साल साल तैयारी करते हैं, और इलेक्शन गलत थोड़ी ना है। इलेक्शन आप लड़ो, आप भी लड़ो, इलेक्शन में क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम। हाँ, मैं इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि हम लोगों को चांस मिलेगा, पहली बात तो। क्यों? भाई मुझे नहीं, कॉलेज ओपन होंगे तो इलेक्शन होंगे, पहली बात तो। अगर कॉलेज ओपन नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन तो सेकेंडरी है ना। देखो, लाइफ में इलेक्शन आपका सेकेंडरी रखो। अगर आप सिर्फ इलेक्शन पर्पस के लिए जाते हो तो सिर्फ आपको लोगों को आपको इंटेंशन पता लग जाएगी। और मेरे को लगता है इसमें से 20 लोग ऐसे होंगे जो मुझे 1.5 साल से जानते हो, 1.5 साल पहले तो मैं खुद कॉलेज में नहीं था, या था तो मेरा एडमिशन हुआ था, और तब मैं इलेक्शन लड़ सकता था। बात ये है, अगर मैं चाहूँ इलेक्शन के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है वो। आई थिंक नमन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इसमें इसमें काफी लोग हैं जो जो सीएलसी से है, वो मेरे वोट बैंक नहीं है, वो है मीटिंग में। सर अभी कॉलेज ओपन होने के क्या चांसेस है? अभी कॉलेज कब ओपन तक? होने का चांसेस नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि कॉलेज ओपन होने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट किया हुआ है उसके लिए। और क्योंकि देखो, मेरी मैं बताऊं, मैं स्टेट लेवल की चीजें भी देखता हूँ, मैं विद्या भारती के स्कूल्स तक देखता हूँ, जिसपे मैं
स्टेट मीटिंग्स में गया था, तो हर एक चीज़ मैं वहाँ डिफाइन करता हूँ। तो वहाँ मुझे कुछ मेरा पर्सनल गेन नहीं होता, लेकिन मुझे वहाँ चीज़ें बतानी होती है। तो मेरी लाइफ में ये चीज़ जुड़ चुकी है कि आपको अगर कुछ आता है तो आप उसको आगे पास ऑन करें। बात रही कि कॉलेज कब ओपन होगा, तो मैं काफ़ी चीज़ों में एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम मुझे जानते हो पर्सनली, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इतनी चीज़ें मेमोरियल सबमिट कर दिया, इतने मेमो सबमिट कर दिए। लेकिन देखो, कॉलेज ओपन करना मतलब स्टेट और सेंटर का पहले तो आपस में फाइट है। स्टेट के लॉ और पेंडेमिक दोबारा स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे उसकी रेंज बढ़ रही है। कॉलेज ओपन करना एक कॉलेज ओपन करने वाली बात नहीं है। 55 कॉलेजेस है डीयू के, जिसमें से 1.5 से 2 लाख बच्चे, उससे शायद ज्यादा भी है। तो और बहुत सारी अलग अलग सिटीज से। अब ऐसी सिचुएशन, अगर कॉलेज ओपन हो गए तो बाकी बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है और अपने घर पे है, कहीं भी है, तो बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी थी मार्च में, जो अब खत्म होती हुई दिख रही है मुझे। तो आप प्रोटेस्ट कर लो, आप ट्विटर पे ट्रेंड चला लो, होना कुछ नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर को ऑलरेडी मैं लेटर लिख चुका हूँ। फिर और बात रही, मैं एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिख चुका हूँ। मे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं हेल्थ मिनिस्टर से डायरेक्टली मिल लूंगा, ऑलरेडी मैं काफी बार मिला हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो ना। सर वो तो अपने बेसिकली हम 4-5 महीने मान सकते हैं कि हाँ हो सकता देखो है। देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता कि 4-5 महीने हो सकता है, तो टीयू का अपना कोई प्लान हो, गवर्नमेंट का कोई अपना प्लान हो कि वो कर पाए, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। गवर्नमेंट अपने प्लान से चलती है, उनका ओके कुछ अगर पर्सपेक्टिव है तो वो तुम रोक नहीं सकते। जी। हाँ, बात ही है ना। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे को इतना पता है कि आप जितने मर्जी धरने दे लो, मेरे को इतना पता लग चुका है कि कोई भी धरने देने से वैसे कोई फायदा है नहीं। लेकिन स्टूडेंट का जब एक बारी इफेक्ट होता है तो स्टूडेंट को जवाब दे। मेरा मानना ये है कि पीछे इतने सारे प्रोटेस्ट हुए इसके अगेंस्ट कि कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन होने नहीं चाहिए। तुम लोगों ने तो इस बार काफी चीजें देखी है, पेपर हुआ तुम्हारा एंट्रेंस, वो एंट्रेंस तुम्हारा इधर से लीक की खबर आई, फिर लोगों ने एफआईआर कराया, ये करा। तुम लोगों ने तो इस बारी ड्रामा बहुत देखा है और बहुत मस्त देखा अपनी सिचुएशन में। फिर ईडब्ल्यूएस वाला हुआ, मैंने देखा ईडब्ल्यूएस की सीट के ऊपर इतना हुआ, मैंने भी बहुत ट्राई किया, मैं भी गया, केसेस हुए, एट द एंड कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा होप छोड़ने चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि तुम सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कर लो। ये करते रहोगे, कब खुल रहा है तो 3-4 महीने तो वैसे मिनिमम बोलने की बात है। लास्ट ईयर भी हम ये बोल रहे थे 3-4 महीने है, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो अब की बार भी फिर दोबारा पैंडेमिक ज्यादा हो चुका है, तो इसके लिए कोई आंसर नहीं है मेरे पास कि कल कॉलेज कब ओपन होने हैं। हमारा थर्ड ईयर है, हमें ज्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि हम लोगों के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात आती है तो मैं भी ये शेयर कर देता हूँ कि ड्यू में प्रैक्टिकल एक्सपोजर 20% भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मूड कोर्ट के अभी तक लास्ट ईयर के जो लोग बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका ही कुछ नहीं पता लग रहा। मूड कोर्ट के ऊपर भरोसे मत रहना, जिसने मेमो सबमिट किया या नहीं किया, पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। तुम लोग जाओ प्रैक्टिस करने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां भी हो तुम अपने मस्त प्रैक्टिस करो। तुमने सीआरपीसी पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई अच्छा लॉयर मिल रहा है उसके अंडर कर लो। बात रही इंटर्नशिप लगवाने की, किसी सीनियर को बोलोगे, मेरे जैसे को बोलोगे, मैं बोलूंगा लगवा दूंगा, लेकिन 10 की लगवा सकता हूँ, 100 की नहीं लगवा सकता। ये बात है। गो विथ इंटर्नशाला, लॉ ऑक्टोबस, फाइंड अ गुड लॉयर। और अगर वहां भी नहीं मिल रही, डायरेक्टली वेबसाइट विजिट करो। सबसे पहले अपना सीवी अच्छा कर लो। मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी अपना सीवी अच्छा किया। मैंने आपस में पूछो, देखो कुछ चीजें हमारी अच्छी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं है, मुझे इतना लगता है, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई करो और कॉर्पोरेट के लिए ट्राई करो। काफी लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस है, जो लोग ऑलरेडी कंपनीज में काम करके आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम लोग मिसगाइड होते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, जो मैंने नहीं की थी गलती। सुप्रीम कोर्ट में जाके इंटर्नशिप करते हैं, फिर हम लोग कहीं भी कर लेते हैं। सबसे पहले करनी इंटर्नशिप है आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करो। दिल्ली में है अगर हो तो दिल्ली में करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट है, वो बहुत तुम्हें बेनिफिट देगी। मैं चाहूँ इस टाइम पे तुम सबकी इंटर्नशिप लगवा सकते हो किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंदर, हाई कोर्ट में, कोई फायदा नहीं है। सबसे बेस्ट है खुद ढूंढो, लॉ करना है, रिसर्च में अच्छे रहो और एक्सपोजर में अच्छे रहो। खुद ढूंढोगे तो ज्यादा बेस्ट है, वो ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। इंटर्नशिप ढूंढो, उनको मेल करो, रिमाइंड के लिए एक और मेल डाल दो 1-2 दिन बाद, अगर बहुत अच्छा है तो। नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, दूसरी जगह डालो, 10 जगह डालो, उसमें से एक का रिप्लाई आएगा, वहां से कर लो। ऑफलाइन करना आप, अगर वो कोर्स वगैरह ओपन हो गए ऑफलाइन कर लो, ठीक है। और कुछ
ये सेशन बहुत ही लंबा जाता जा रहा है। किसी को लिटिगेशन में नहीं जाना तो उसको इंटर्नशिप करनी जरूरी है क्या? आपको जाना कहाँ पर है? मेरे को लिटिगेशन में नहीं जाना। वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने करना क्या है। मेरे को देखो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं खुद थर्ड ईयर का, लेकिन फिर भी मैं एज जनरल पूछ रहा हूँ। लिटिगेशन में नहीं जाना, लेकिन कॉर्पोरेट में जाना है, जुडिशरी जाना है। मेरे को कहाँ? जुडिशियल एग्जाम्स देने हैं। देखो जुडिशियल के एग्जाम के लिए इन्होंने जो न्यू रूल निकाला है उसको माइंड में रखिए कि आपको एक्सपीरियंस है। आप लिटिगेशन में गए ही नहीं, आपने इंटर्नशिप की ही नहीं, तो आपका एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट होगा? बट अभी तो ये आया नहीं है ना इंटर्नशिप वाला। तो देखो अभी आप जुडिशरी करो या कॉर्पोरेट में जाओ, ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं समझोगे तब तक कोई फायदा नहीं। मेरे को ऐसा लगता है ग्राउंड रियलिटी आपको इंटर्नशिप से और एक जब धक्के खाते हैं ना हम लोग जाके वहां प्लेन सबमिट करने के लिए जज के पास, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव है। तो इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है, इंटर्नशिप करनी चाहिए, वो बढ़िया है। इंटर्नशिप में कोई करने में कोई फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करें क्या? करो, क्यों नहीं करो? किसने बोला नहीं करो? इंटर्नशिप जहां जगह मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मैंने ऐसे देखा है, मेरे को एक मेरी जूनियर मिली है परसों ही, वो कहती सर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मैंने क्लाइंट से पैसे तक लिए, मेरे को उसने 500 पे किया। मैं बोला सही है, 500 मिल रहे हैं तेरे को एक केस की, कभी कभी हियरिंग अर्न भी हो रहा है। इंटर्नशिप अर्निंग नहीं है, लेकिन वो क्लाइंट से वो डील करना सीख रही है कि पैसे कैसे निकलवाने, केस कैसे फाइल करना है, कहाँ कौन सा केस फाइल होगा, तुम्हें कौन बताएगा? अच्छा तुम सीपीसी पढ़ लोगे ना पूरी, तो क्या करो? सीपीसी तुमने पढ़ ली, तुम कोर्ट गए नहीं, किसी ने बोला केस फाइल कर दो, कैसे करो? बात ये है, इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से करो। तुम्हें चीजें होगी कि नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल से सीख जाओगे, अगर तुमने थ्योरी पढ़ी या नहीं पढ़ी। मेरी एक जगह इंटर्नशिप जहाँ मैं कर रहा था, मैं 3 ईयर का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, वो 5 ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। उसको केस फाइल करने से लेके अपील फाइल करने तक आती है, सब कुछ आता है उसको, क्योंकि वो 6 महीने से ऑलरेडी किसी एडवोकेट के अंडर सीख रहा है और मुझे नहीं आता है। तो डिफरेंस यही है ना, प्रैक्टिकल चीजें आपको थ्योरी में भी हेल्प करेगी। अगर आप सीख लोगे तो थ्योरी तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल पे जाओगे तो वो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट ना देगा। अगर प्रैक्टिकल आप सीख के थ्योरी पे जाओगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। और जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाना है उनके लिए ये अच्छा है। कॉर्पोरेट के लिए तो मेल्स करो उन्हें, मेल्स करो उन्हें कॉर्पोरेट में जो तुम्हें लगता है। देखो कॉर्पोरेट का मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, आप उनको मेल करो, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस तो देखेंगे तुमने क्या किया है। तो एक इंटर्नशिप तुम डिस्ट्रिक्ट में कर लो मेरी मानो तो, फिर अरे अप्लाई अभी भी कर लो, पहले अप्लाई करो, नहीं आता तो जहाँ तुम्हें डिस्ट्रिक्ट में करिए तुम कर, अच्छी जगह कर लो यहाँ सीखने के लिए मिले। फिर करने के बाद उसको तुम अपनी सीवी में सबमिट करो। जैसे मेरे सीवी में मैं 4-5 इंटर्नशिप की थी, मैंने 2 को मेंशन किया, सारी चीजें अपना लाइफ का सिर्फ लॉ से रिलेटेड चीजें मेंशन की अपने सीवी में। 4-5 पेज की सीवी को मैंने अपने 1 पेज का बना रखा है। तो तुम लोग उसको 1 पेज का उसमें ऐड करोगे अपने सीवी में, तो अल्टीमेटली वो देखेंगे किसको आता है, तो मे भी ज्यादा तुम्हें प्रेफर दे। तो तुम इंटर्नशिप मिलती है कॉर्पोरेट की तो वो कर लो, और वो नहीं मिल रही उसके चक्कर का वेट मत करो कि इंटर्नशिप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्स स्टार्ट करो। लिटिगेशन कभी भी तुम्हारे को वो नहीं करेगी कि तुमने लिटिगेशन किया है तो तुम इस लिटिगेशन में ही जाओ। लिटिगेशन सबसे वो है कि लिटिगेशन का मतलब ये है कि अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो ना तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस ले रहे हो, मेरे को इतना पता है। सर स्टडी के साथ इंटर्नशिप को मैनेज कैसे करें? इंटर्नशिप अब भाई देखो बुरा मत मानना, हम लोग अब स्टडी कुछ कर ही नहीं रहे, कॉलेज बंद है, एडवांटेज है, कर लो इससे काम। बुरा मत मानना, हम लोग कुछ स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि कॉलेज ओपन हो गए तो अटेंडेंस का इशू होगा, इंटर्नशिप कर नहीं पाओगे 3 साल। और अब की बारी कॉलेज ओपन हो गए तो तुम भागा भाग ज्यादा होगी, ज्यादा तुम्हें भागना पड़ेगा, एकदम से कोर्स जल्दी खींचेगा, हो सकता है सेमेस्टर गैप कम हो जाए और तुम एकदम से नए नए में 2 महीने तो घूमने में निकाल दोगे, जैसे मैंने निकाल दिए थे। हम भी तो है ना एकदम नॉर्मल बंदे एकदम, हम 1 साल एक्सपीरियंस हूँ और हो सकता हूँ काफी लोगों से मैं एज में छोटा हूँ, लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे इतना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास टाइम है, तुमने क्लास अटेम्प्ट कर ली हो या नहीं कर रही हो अटेंडेंस का इशू नहीं है, तुमने इंटर्नशिप करी, अपना क्लास को थोड़ा सा अपने आप पढ़े और पेपर दिया, इंटर्नशिप की वो थी इस टाइम। लेकिन क्लास को स्किप मत करो इतना, क्लास भी ले लो
और मैंने देखा इंटर्नशिप करते करते क्लास ले रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं भी ले लेता था। सर बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोड होगा अपना, तो उसमें अप्लाई करने के लिए या फिर हमें ढूंढने के लिए, लाइक इंटर्नशिप करने के लिए क्या प्रोसेसर इंटर्न प्रोसीजर क्या रहेगा? लॉक्टोबस या किसी का पर्सनल रेफरेंस, या तुम किसी भी अच्छे लॉयर को डायरेक्टली इसको मेल करो, या व्हाट्सएप मत करना या कॉल मत करना, थोड़ा अनएथिकल हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है कि तुम डायरेक्टली उसको परेशान कर। ऐसे मेल वगैरह करो, मिल जाएगा। एक इंटर्नशिप ढूंढोगे ना, सब कुछ ढूंढना आ जाएगा। बस ये करो। या तो 30,000 में किसी को लगता है कि अच्छा ये लॉयर है, तो जाके उसको डायरेक्टली मिलो, कोई इशू नहीं है। जी सर। क्योंकि देखो मैंने जहाँ इंटर्नशिप की है, तो वो मेरी इंटर्नशिप बेसिकली थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के, एक है जो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, जिसके वो प्रेसिडेंट है। तो मेरा तो डील करना होता था चीफ जस्टिस को, कभी मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, उन्हीं के फोन से बात कर रहा हूँ उनसे कि ये ऐसा हो गया। अभिजीत बैनर्जी सर को मैंने किया, कभी गवर्नर्स को मैंने डील किया, एम्बेसीज में डील किया, क्योंकि उनका वो वो थे जूरिस्ट थे, तो वो अपनी बुक के लिए उनको कभी कभी डिटेल्स चाहिए होती थी, तो कभी कभी हमें डील करना था। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा उस चीज का आ गया कि मैं उस वे में करता हूँ कि कम्युनिकेट कैसे करना है। तो अब किसी से भी कम्युनिकेट करो, आपके पास कॉन्फिडेंस, आप कम्युनिकेट करोगे तो आप अल्टीमेटली सामने वाला समझ जाता है। आप उसको समझाओगे ना कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, मना नहीं करेगा, वो मना ही कर देगा, आते हैं भगा देगा, आ जाना सुन के, डीड बन जाओ भाई, डीड बनना सीखना है अपन। जी सर। ठीक है भाई, और कुछ? ये खत्म कब होगा सेशन ऐसे आप भाई? सर बस आप एंड कर दीजिए। हाँ हाँ जी, क्वेश्चंस तो सर चलते रहेंगे सर, क्वेश्चंस तो। ये ना वो हो गई जैसे चाय पे चर्चा और होता है ना, वो वाला हो गया अभी ये। जी सर, कॉफी विद करण। तो ठीक है, मेरा मानना है जिसको करते रहते हैं यार, फिर मेरे को भी ऐसा नहीं लगता तुम्हें पर्सनली कोई टाइम मिलेगा या मुझे कोई टाइम लगता है, मैं इसको मीटिंग को जो जो है ये वाली, इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, और जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, और बाकी ऐसे रहोगे तो मुझे भी फिर मेरा भी इंटरेस्ट